नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की एक बात का ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। हमास इजराइल जंग से जुड़ी खबर है कि लेबनान की तरफ से इजराइल में एक के बाद एक 6 रॉकेट दागे गए, जिसके बाद वहां कोहराम मच गया। इजराइल की सेना के मुताबिक लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह ने उनकी सैन्य चौकियों और टैंकों को निशाना बनाकर रॉकेट से हमले किए। आरोप है कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजराइल के सैनिकों पर ताबड़तोड़ गोलीबारी भी की। दावा किया गया कि लेबनान की तरफ से हुए हमले की वजह से वहां आग लग गई। हालांकि इजराइल का दावा है कि उसने 6 में 1 रॉकेट को हवा में ही ढेर कर दिया। बाद में इजराइल की सेना ने भी हिजबुल्लाह पर पलटवार किया। नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, क्या पता चल रहा है उधर लेबनान और गाजा वाली लड़ाई, लेबनान और हिजबुल्लाह वाली लड़ाई में? किशोर, बिल्कुल ये टेरेन जो है दक्षिणी इजराइल से बिल्कुल अलग है, जहां गाजा में लड़ाई चल रही है इजराइल की। लेकिन आज हम वहां पहुंचे तो और वहां देखने को मिला कि कुछ पोजीशन ऐसे जहां लेबनान ऊपर में स्थित है और वहां से फायर करना बहुत आसान है इजराइल में। अभी थोड़ी देर पहले जो रिपोर्ट आई है 6 रॉकेट दागे गए हैं, कुछ को इंटरसेप्ट किया गया और अब तक जो अपुष्ट खबर है 1 इंटरसेप्ट करने की खबर है और कुछ रॉकेट्स ओपन एरिया में गिरे हैं। जवाब में उस लोकेशन पे हमला किया गया है इजराइल के डिफेंस फोर्सेज की तरफ से जहां से हिजबुल्लाह ने हमला किया था। लेकिन अब तक अगर 7 अक्टूबर के बाद की बात करें तो कुल 13 हिजबुल्लाह के आतंकियों की मौत हुई है और कुछ इजराइल के जवानों की भी मौत हुई है पूरे झड़प में। उधर गाजा पट्टी में जबरदस्त गोलीबारी के बीच इजराइल की सेना ने लेबनान के कट्टरपंथी संगठन हिजबुल्लाह के लड़ाकों से सीधा मोर्चा लेना शुरू कर दिया है, जिससे इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीधी लड़ाई के हालात बन गए। क्योंकि इजराइल की वायुसेना ने हिजबुल्लाह के लड़ाकों को दक्षिणी लेबनान में घुसकर मारा और सबूत के तौर पर एयर स्ट्राइक का वीडियो जारी किया, जिसमें पहले एक ठिकाना उड़ा, फिर दूसरा और फिर तीसरा, जिसके बाद यह सिलसिला यूं ही चलता रहा और दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने एक एक कर राख के ढेर में बदलते रहे। यही नहीं, इजराइल ने एक दूसरा वीडियो भी जारी किया जिसमें उसने कुछ लोगों को टारगेट किया और फिर उन पर बम गिरा दिया। वीडियो में जिन लोगों पर बमबारी की गई वो यहां वहां भागते भी दिखे, लेकिन आखिरकार उन्हें इजराइल ने खत्म कर दिया और जानकारी दी कि उसने यह ऑपरेशन दक्षिणी लेबनान के शुशन इलाके में किया, जहां से हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजराइल की सेना पर गोले दागे थे, जिसका बदला लेने के लिए इजराइल दक्षिणी लेबनान में घुस गया। ये नहीं, हिजबुल्लाह ने उसके 2 लड़ाकों की मौत की पुष्टि भी की, जिसके बाद इजराइल का उत्तरी और लेबनान का दक्षिणी हिस्सा जंग के मैदान में बदलने लगा, क्योंकि इजराइल की सेना के ऑपरेशन के बाद हिजबुल्लाह ने भी पलटवार किया और खबर आई कि उसने उत्तरी इजराइल में फिर से मिसाइलें दागी, जिसके बाद उत्तरी इजराइल के कई इलाके धुआं-धुआं हो गए, क्योंकि वहां 1-2 नहीं बल्कि 10 मिसाइलें गिरी, जिन्हें दक्षिणी लेबनान में बैठे हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने दागा। जिसके बाद इजराइल की सेना उत्तरी इजराइल में एक्टिव हो गई। उसके हेलीकॉप्टर सीमा पर निगरानी करते दिखे, क्योंकि एक दिन पहले ही उसने फरमान जारी किया था कि इजराइल का लेबनान की सीमा से लगने वाला 5 किलोमीटर तक का इलाका खाली किया जाएगा, क्योंकि उत्तरी इजराइल के मेतुला, बेतशेयान, स्फा और तिबेरिया समेत 28 इलाकों पर मिसाइल गिरने का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह का टारगेट यही इलाके हैं। लेबनान के सबसे करीब मौजूद इजराइल के शहर मेतुला को तो छावनी में बदल दिया गया, जहां लोगों के रहने पर बैन लग गया, क्योंकि गाजा के अल अहली अस्पताल पर रॉकेट गिरने के बाद हिजबुल्लाह पहले से ज्यादा आक्रामक हो गया। एक दिन पहले ही उसने उत्तरी इजराइल में हमला किया था और उसका मरकबा टैंक उड़ा दिया था, जिसमें इजराइल के एक सैनिक की मौत हो गई थी। क्योंकि हमास के साथ खड़े हिजबुल्लाह को जैसे ही गाजा के अल अहली अस्पताल पर रॉकेट गिरने की खबर मिली, वो इजराइल पर भड़क गया, क्योंकि हमास और फिलिस्तीन ने हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया। यानी अस्पताल पर रॉकेट गिरने के मामले ने उत्तरी इजराइल में छिड़ी जंग की आग में घी डाल दिया और उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह के हमले तेज हो गए। इजरायली सेना के मुताबिक लेबनान सीमा के पास के उसके रोश हनिका इलाके में एंटी टैंक मिसाइलें दागी गई। यानी अल अहली अस्पताल पर रॉकेट गिरने के बाद उत्तरी इजराइल सुलग उठा और इजराइल के 5 सैनिकों की मौत हो गई, जबकि इजराइल की जवाबी कार्रवाई में हिजबुल्लाह के 13 लड़ाकों की मौत हुई, जिनमें 2 की मौत की खुद हिजबुल्लाह ने पुष्टि की। इस बीच इजराइल से लोहा लेने को तैयार हिजबुल्लाह ने केवल सीमा पर ही नहीं बल्कि लेबनान के अंदर भी इजराइल और उसके दोस्त अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लेबनान की राजधानी बेरूत में तो उसके समर्थक हिंसा पर उतारू हो गए और उन्होंने इतना उत्पात मचाया कि लेबनान की सेना को सड़कों पर उतरना पड़ा। लेकिन हिजबुल्लाह समर्थकों को रोकना उसके लिए मुश्किल हो गया, क्योंकि प्रदर्शन करने वालों ने सेना पर फायरिंग तक कर डाली। हमास का साथ देने और इजराइल के खिलाफ गुस्सा दिखाने के लिए ये लोग बेरूत में अमेरिका के दूतावास के बाहर इकट्ठा हुए और देखते ही देखते हिंसा शुरू हो गई, क्योंकि ये लोग सेना से ही भिड़ गए। मारपीट तक की नौबत आ गई और बेरूत की सड़क जंग के मैदान जैसी लगने लगी।
हिजबुल्लाह समर्थकों ने मांग की कि बॉर्डर खोल दिया जाए क्योंकि वो इजराइल में घुसकर गाजा के लोगों का बदला लेना चाहते हैं। लेकिन नारेबाजी से शुरू हुआ प्रदर्शन देखते ही देखते हिंसक हो गया क्योंकि लेबनान में मौजूद शिया संगठन हिजबुल्लाह इजराइल और अमेरिका के खिलाफ आग उगल रहा है, जबकि अमेरिका ने इजराइल को हिजबुल्लाह से न भिड़ने की सलाह दी। इजराइल की मीडिया ने दावा किया कि बाइडेन ने नेतन्याहू को उत्तरी इजराइल में फूंक फूंक कर कदम रखने की सलाह दी क्योंकि उत्तरी इजराइल में इजराइल की एक गलती जंग को न्योता दे सकती है। यानी हिजबुल्लाह से जंग लड़ने पर उतारू इजराइल को उसी के दोस्त अमेरिका ने आगाह किया और नसीहत दी कि वो उत्तरी इजराइल में कोई गलती न करे क्योंकि इजराइल के मीडिया ने दावा किया कि बाइडेन ने उत्तरी इजराइल में बढ़ रहे तनाव पर नेतन्याहू से बात की और उन्हें सलाह दी कि हिजबुल्लाह की गोलीबारी पर इजराइल की सेना संभल कर जवाब दे क्योंकि लेबनान में इजराइल की एक गलती बहुत बड़े युद्ध का कारण बन सकती है। वैसे इजराइल को भी हिजबुल्लाह की ताकत का एहसास है क्योंकि इजराइल के मिलिट्री चीफ ने बयान दिया कि हिजबुल्लाह हमास से 10 गुना ताकतवर है। यानी इजराइल और अमेरिका दोनों जानते हैं कि हिजबुल्लाह से जंग हुई तो इजराइल के लिए मुश्किल बढ़ जाएगी क्योंकि हिजबुल्लाह लेबनान ही नहीं बल्कि इजराइल की सीमा से लगे सीरिया, जॉर्डन और फिलिस्तीन तीनों जगह सक्रिय है। यानी इजराइल पर चारों तरफ से हमला हो सकता है और इसीलिए अमेरिका ने इजराइल को हिजबुल्लाह से सावधान रहने की नसीहत दी। यही नहीं, उसने हिजबुल्लाह का साथ देने वाले ईरान पर भी दबाव बढ़ाया जिसके लिए उसने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन कार्यक्रमों पर बैन बढ़ा दिए, जिसके लिए उसने ईरान, चीन और वेनेजुएला की 8 कंपनियों को टारगेट किया। यही नहीं, उसने ईरान की मदद करने वाले 11 लोगों पर प्रतिबंध लगाए क्योंकि ये सभी ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन कार्यक्रमों में मदद कर रहे थे। अमेरिका ने ईरान पर ऐसे समय में बैन बढ़ाए जब 2015 से ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर लगे संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध खत्म किए गए। लेकिन अमेरिका, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देशों से ईरान को राहत नहीं मिली क्योंकि ईरान के पास ऐसी मिसाइलें और ड्रोन हैं जो इजराइल और अमेरिका की टेंशन बढ़ा सकते हैं क्योंकि ईरान के खतरनाक ड्रोन का ट्रेलर यूक्रेन जंग में दिख चुका है। जंग के दौरान ईरान पर अपने आत्मघाती ड्रोन रूस की फौज को देने का आरोप लगा था और कहा गया कि रूस ने कीव में ईरान के शाहिद 136 से तबाही मचाई थी क्योंकि ईरान का यह ड्रोन आत्मघाती है। इसके अलावा भी ईरान के पास कई आत्मघाती ड्रोन हैं जिनमें 200 की तो उसने परेड भी करवाई थी। और यही नहीं, ईरान पर हिजबुल्लाह को ड्रोन देने का आरोप लगा है जिनसे वो उत्तरी इजराइल में उत्पात मचा सकता है क्योंकि ईरान ने हिजबुल्लाह को भी मिसाइलें दी हैं और माना जाता है कि उन्हीं के दम पर उसकी मिसाइलों की संख्या 1.5 लाख से ज्यादा हो चुकी है और अब तो उसके जखीरे में ड्रोन भी आ चुके हैं जो पश्चिम एशिया में अरब देशों से घिरे इजराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। क्योंकि अमेरिका और इजराइल से बदला लेने पर आमादा ईरान हिजबुल्लाह को जंग में घसीटने पर उतारू हुआ है। यही नहीं, ईरान हमास के साथ भी खड़ा है और इजराइल और हमास की जंग की आग में घी डाल रहा है। लेकिन ईरान जानता है कि हिजबुल्लाह की ताकत हमास से ज्यादा है। यही नहीं, उसे बनाने वाला भी ईरान ही है क्योंकि उसे 1980 में इस्लामी क्रांति को पश्चिम एशिया में फैलाने के लिए हिजबुल्लाह जैसे संगठन की जरूरत थी जिसे ईरान ने अपने दुश्मनों के खिलाफ मनमाने तरीके से इस्तेमाल किया। पहले वो लेबनान की सुन्नी सरकार से भिड़े, फिर सीरिया, इराक, जॉर्डन और फिलिस्तीन जैसे देशों में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ लड़े क्योंकि ये शिया संगठन धीरे धीरे कट्टरपंथी संगठन के तौर पर अपनी पैठ बढ़ाता गया। हालांकि अमेरिका और उसके कई दोस्तों ने इसे आतंकी संगठन का दर्जा दिया और अब ईरान हिजबुल्लाह को जंग में घसीटने पर उतारू है क्योंकि वो लगातार इजराइल को जंग के कई मोर्चे खुलने की धमकी दे रहा है और इसीलिए ईरान ने इजराइल के अंत की भविष्यवाणी कर दी। ईरान ने 2 टूक कह दिया कि अगर इजराइल ने गाजा पट्टी पर आसमान से बमों की बारिश नहीं रोकी तो आने वाले वक्त में इजराइल दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। क्योंकि ईरान का दावा है कि गाजा पट्टी में मौजूद अस्पताल पर हुए हमले के बाद तमाम अरब और मुस्लिम देश इससे बुरी तरह चिढ़े हुए हैं जो गाजा पट्टी पर हमले रोकने के लिए लगातार इजराइल पर दबाव बनाने के साथ उस पर पलटवार करने की धमकी तक दे रहे हैं। इसी वजह से ईरान ये दावा कर रहा है कि अगर इजराइल ने हमास के खिलाफ हमले नहीं रोके तो उसके खिलाफ अरब और मुस्लिम देश जंग का बिगुल बजा देंगे और अगर ऐसा हुआ तो फिर इजराइल को दुनिया की कोई भी ताकत खत्म होने से नहीं बचा पाएगी। गाजा पट्टी में मौजूद अल अहली अस्पताल पर हुए हमले के विरोध में ईरान की राजधानी तेहरान में जोरदार प्रदर्शन हुए। वहां से आई तस्वीरों में बड़ी संख्या में लोग शहर की सड़कों पर उतरकर इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आए और उसी विरोध प्रदर्शन के दौरान भाषण देते हुए ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने इजराइल के दोस्त अमेरिका को खुली चुनौती दे दी। उन्होंने ये दावा किया कि अगर मुस्लिम देशों ने जंग का ऐलान कर दिया तो इजराइल को खत्म होने से अमेरिका भी नहीं बचा पाएगा और ये साफ कर दिया कि हमास के साथ चल रही इस जंग में इजराइल का खात्मा होकर ही रहेगा, जबकि इजराइल खुद एक ताकतवर मुल्क है, ऊपर से वो अमेरिका का जिगरी दोस्त भी है।
यही नहीं, हमास के हमले के बाद अमेरिका इसराइल की मदद के लिए भूमध्य सागर में 3 ताकतवर युद्धपोत तक तैनात कर चुका है। इसके अलावा लगातार अमेरिका से हथियारों से भरे विमान इसराइल भी पहुंच रहे हैं। और इसी वजह से ईरान ने अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन को हत्यारा तक बता दिया, क्योंकि उसका आरोप है कि अमेरिका से मिले ताकतवर और घातक हथियारों का इस्तेमाल इसराइल गाजा पट्टी को तबाह करने के लिए कर रहा है, जिससे वहां हजारों की संख्या में लोग मारे जा रहे हैं। ईरान का यह भी आरोप है कि अमेरिका इसराइल की मदद करके जंग की आग में घी डालने का काम कर रहा है और इसे रोका नहीं गया तो ये आने वाले वक्त में पूरी दुनिया में फैल जाएगी, जिसके बाद ऐसी तबाही मच सकती है जिसे रोक पाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं होगा। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक गाजा में अस्पताल पर हुए हमले से ईरान बुरी तरह भड़का हुआ है और इसीलिए वो हमास के समर्थन में और इसराइल के खिलाफ बार बार जंग में उतरने की धमकी दे रहा है। क्योंकि 17 अक्टूबर को गाजा पट्टी में मौजूद अल अहली अस्पताल पर हुए हमले से वो बुरी तरह बौखलाया हुआ है। उसका आरोप है कि इसराइल हमास को खत्म करने के नाम पर गाजा पट्टी में मौजूद फिलिस्तीन के बेगुनाह नागरिकों को निशाना बना रहा है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक गाजा के अस्पताल पर हुए हमले से भड़के ईरान ने इसराइल को एक बार फिर जंग में उतरने की धमकी दे दी और उसने साफ कर दिया कि अगर इसराइल ने गाजा पट्टी पर बमबारी नहीं रोकी तो वो भी जंग में शामिल हो जाएगा, जिससे इसराइल में भयानक तबाही मच सकती है। मतलब ईरान ने इसराइल को सीधी और खुली धमकी दे दी कि वो किसी भी सूरत में गाजा पर हमले बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि पिछले 13 दिन से जारी इस जंग में गाजा पट्टी पर यह सबसे बड़ा अटैक माना जा रहा है। और इसीलिए ईरान ने तीसरे विश्व युद्ध की धमकी तक दे दी, क्योंकि इस जंग में न तो हमास हार मानने के लिए तैयार है, न ही इसराइल पीछे हटने के लिए राजी है और हर गुजरते दिन के साथ ये जंग भीषण और भयानक होती जा रही है। और माना जा रहा है कि अगर इसराइल ने अपना सैन्य अभियान नहीं रोका तो ये जंग तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकती है, क्योंकि ब्रिटेन के अखबार डेली मेल की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि अगर ईरान जंग में कूदा तो फिर पूरी दुनिया में आग लग जाएगी, या ये कहें कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की आग में झुलसने लगेगी, क्योंकि ईरान के जंग में उतरने के साथ ही पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ सकती है। और रिपोर्ट के मुताबिक ईरान को रोकने के लिए तमाम पश्चिमी देश अमेरिका के साथ जंग में शामिल हो जाएंगे, जिन्हें टक्कर देने के लिए और ईरान के समर्थन में मुस्लिम और अरब देश भी इसराइल पर टूट पड़ेंगे। और तो और रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि अमेरिका के कट्टर दुश्मन रूस और चीन भी ईरान का साथ देने के लिए इसराइल के खिलाफ जंग का बिगुल बजा सकते हैं। मतलब ईरान के युद्ध में उतरते ही पूरी दुनिया जंग के मैदान में बदल सकती है और माना जा रहा है कि ईरान लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह को जंग में उतारने की पूरी तैयारी कर चुका है, इसीलिए वो बार बार इसराइल को हिजबुल्लाह का डर दिखा रहा है। क्योंकि दावा किया जा रहा है कि ईरान का इशारा मिलते ही हिजबुल्लाह इसराइल के खिलाफ जंग में शामिल हो जाएगा। उसका दावा है कि अगर हिजबुल्लाह ने जंग का मोर्चा खोला तो फिर इसराइल में भूकंप आ जाएगा और वहां ऐसी तबाही मचेगी जिसे इसराइल तो क्या अमेरिका भी रोक नहीं पाएगा, क्योंकि हिजबुल्लाह एक ऐसा चरमपंथी संगठन है जिसकी ताकत हमास से कई गुना ज्यादा है। और हिजबुल्लाह का दावा है कि उसके पास किसी देश की ही तरह अपनी एक सेना और घातक हथियारों का भंडार है। मिसाइलें, रॉकेट, टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ उसके 1 लाख लड़ाके किसी भी देश की सेना से टक्कर लेने की ताकत रखते हैं। इसलिए ईरान इसराइल को हिजबुल्लाह के हमले का डर दिखा रहा है। दावा यह भी किया जा रहा है कि ईरान हिजबुल्लाह को जंग में उतारने की पूरी तैयारी कर चुका है, जो इसराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि हिजबुल्लाह न सिर्फ लेबनान में एक्टिव है बल्कि उसके ठिकाने सीरिया और जॉर्डन में भी मौजूद है। मतलब अगर यह चरमपंथी संगठन जंग में कूदा तो फिर वो लेबनान के साथ सीरिया और जॉर्डन से भी इसराइल पर हमले शुरू कर सकता है, जिससे निपटने में इसराइल को नाको चने चबाने पड़ सकते हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह के हमले के बाद उसे 4 मोर्चों पर जंग लड़नी पड़ सकती है। इस वक्त इसराइल सिर्फ फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास के लड़ाकों से जंग लड़ रहा है, लेकिन अगर हिजबुल्लाह जंग में उतरा तो इसराइल पर लेबनान, सीरिया और जॉर्डन की तरफ से भी हमले शुरू हो सकते हैं। हालांकि लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह रह रहकर हमले कर भी रहा है, क्योंकि 1 रोज पहले ही इसराइल की सेना ने लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के 5 लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया था। उसका आरोप है कि मारे गए हिजबुल्लाह के लड़ाके सीमा पर लगी बाड़ में विस्फोटक लगाने की कोशिश कर रहे थे, जिसका पता चलते ही क्योंकि इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने दावा किया कि हिजबुल्लाह के लड़ाके इसराइल पर हमास जैसे हमले की बड़ी तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए हिजबुल्लाह ने 5000 लड़ाकों की एक खूंखार पलटन भी तैयार कर ली है और उन्हें हमले की ठीक वैसी ही ट्रेनिंग दी गई है जैसा हमला 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने इसराइल में किया था। मतलब ये कि इस बार हिजबुल्लाह के लड़ाके जमीन, आसमान और पानी के रास्ते हमला बोलकर इसराइल को दहलाने की फिराक में है। मोसाद के मुताबिक हिजबुल्लाह के ये 5000 लड़ाके इसराइल की
उत्तरी सीमा से धावा बोल सकते हैं, क्योंकि उन लड़ाकों को सीमा पर लगी बाड़ को तोड़ने, घुसकर हमला करने और लोगों को बंधक बनाने की ट्रेनिंग दी गई है। 7 अक्टूबर को हमास ने भी एक साथ 5000 रॉकेट और मिसाइलें इजराइल पर दाग दी थी। मोसाद के मुताबिक जिन 5000 लड़ाकों को हिजबुल्लाह ने हमले के लिए तैयार किया है, उन्हें मौत का दस्ता नाम दिया गया है। हालांकि इजराइल की सेना अपनी उत्तरी सीमा पर हिजबुल्लाह के लड़ाकों को चुन चुन कर ठिकाने लगा रही है। एक रोज पहले इजराइल की सेना ने हिजबुल्लाह के 5 लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया और बाद में हिजबुल्लाह की तरफ से भी उसके लड़ाकों के मारे जाने की खबर पर मोहर लगा दी गई। ईरान का आरोप है कि इजराइल का मकसद हमास को खत्म करना नहीं है, बल्कि वो एक बार फिर पूरी गाजा पट्टी पर कब्जा करना चाहता है, जिस पर 2007 से ही हमास का कब्जा है और वो किसी भी कीमत पर इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देना चाहता है। लेकिन ईरान का दावा है कि 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद इजराइल एक बार फिर गाजा पट्टी पर कब्जा करने की फिराक में, जबकि 1967 से 2005 तक गाजा पट्टी इजराइल के ही कब्जे में थी। लेकिन सितंबर 2006 में इजराइल ने गाजा पट्टी को खाली कर दिया था, जिसके बाद उसके दुश्मन हमास ने वहां कब्जा जमा लिया और तभी से वो इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है। लेकिन ईरान का आरोप है कि हमास के हमले को इजराइल ने एक मौके की तरह लिया और उसने गाजा पट्टी पर फिर कब्जा जमाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। और ईरान ने आरोप लगाया कि गाजा पट्टी के अस्पताल पर इतना बड़ा हमला उसी रणनीति का हिस्सा है। उसका यह भी आरोप है कि अमेरिका के लड़ाकू विमान F-35 से इजराइल हमास के ठिकानों को निशाना बना रहा है। और इसीलिए ईरान ने आरोप लगाया कि गाजा पट्टी में तबाही मचाने और बेगुनाहों की हत्या करने में इजराइल और अमेरिका बराबर के भागीदार हैं। माना जा रहा है कि इसी वजह से ईरान लगातार दुनिया के तमाम मुस्लिम देशों से फिलिस्तीन के समर्थन में एकजुट होने की अपील कर रहा है, क्योंकि न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इजराइल हमास के ठिकानों को तबाह करने के लिए F-35 लड़ाकू विमान का इस्तेमाल कर रहा है। और दावा किया जा रहा है कि इसी वजह से ईरान बुरी तरह से बौखला गया है, क्योंकि F-35 लड़ाकू विमान ईरान समेत इजराइल के हर दुश्मन को पल भर में ढेर करने की ताकत रखता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस घातक फाइटर जेट को अमेरिका और इजराइल दोनों ने मिलकर बनाया है, जिसे इजराइल के जखीरे का सबसे घातक हथियार बताया जा रहा है। इसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये फाइटर जेट रडार को चकमा देने में भी माहिर है। और न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ईरान के परमाणु बम बनाने की तैयारी ने इजराइल की चिंता और बढ़ा दी है। हालांकि दावा यह किया जा रहा है कि इजराइल का F-35 लड़ाकू विमान ईरान के लिए काल साबित हो सकता है, क्योंकि ये लड़ाकू विमान ईरान की सीमा में घुसे बिना ही उसके ठिकानों को तबाह करने की ताकत रखता है। इसी वजह से यह दावा किया जा रहा है कि ईरान बुरी तरह डरा हुआ है, क्योंकि इजराइल ईरान को परमाणु कार्यक्रम बंद करने और ऐसा नहीं करने पर उस पर हमले की कई बार धमकी तक दे चुका है, जबकि ईरान हर हाल में परमाणु ताकत हासिल करना चाहता है। और आरोप है कि वो पिछले कई साल से चोरी छिपे परमाणु बम बनाने में जुटा है, क्योंकि कुछ रोज पहले अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर परमाणु बम बना सकता है, जिससे सबसे बड़ा खतरा इजराइल को है, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह जानता है कि अगर ईरान ने बम बना लिया तो फिर उसे रोक पाना आसान नहीं होगा। इसलिए इजराइल ईरान को परमाणु कार्यक्रम बंद करने की धमकी देने में जुटा था और यहां तक कि वो ईरान को रोकने के लिए उस पर हमला करने के लिए भी तैयार था। लेकिन दावा किया जा रहा है कि हमास के हमले के बाद सब कुछ उलट गया, क्योंकि माना जा रहा है कि इस जंग के बहाने ईरान इजराइल को सबक सिखाने की तैयारी में जुट गया और इजराइल को दुनिया से मिटाने की रणनीति पर काम करने लगा। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक हमास के इजराइल पर हमले के बाद ईरान इसे भुनाने में जुट गया। हालांकि वो पहले से ही इजराइल के खिलाफ हमास और हिजबुल्लाह को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। आरोप है कि वो इन दोनों चरमपंथी संगठनों को कई साल से फंड देने के साथ घातक और खतरनाक हथियारों की भी सप्लाई करता आ रहा है। लेकिन जैसे ही हमास ने इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ा, ईरान इसका फायदा उठाने में जुट गया। और न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इसीलिए ईरान हिजबुल्लाह और हमास को उकसाने के साथ खुद भी जंग में उतरने की धमकी दे रहा है। हालांकि माना यह भी जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल ईरान के इस पैंतरे को बखूबी समझ रहे हैं और उससे निपटने के लिए उन्होंने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। मतलब अगर ईरान ने जंग में शामिल होने की गलती की तो फिर उसे इजराइल के साथ साथ सुपर पावर अमेरिका का भी कहर झेलना पड़ेगा। उधर अमेरिका ने इजराइल को गाजा में जमीनी हमले के लिए हरी झंडी दे दी। इजराइल से निकलने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उसे यह भरोसा दिया। यह जानकारी ब्रिटेन के अखबार डेली मेल ने दी, जिसने हमास और इजराइल के बीच चल रही जंग के भयंकर होने का चांस बढ़ा दिया, क्योंकि इजराइल ने हमास को खत्म करने की कसम खा रखी है और बिना रुके गाजा पर हवाई हमले कर रहा है। दिन हो या रात इजराइल की गाजा में एयर स्ट्राइक जारी है और अब वो जमीनी हमले के लिए भी तैयार है, जिसके लिए उसे बाइडेन से हरी झंडी मिल चुकी है। ये दावा ब्रिटेन के अखबार डेली मेल ने किया। अखबार ने जानकारी दी कि इजराइल दौरे के दौरान बाइडेन ने नेतन्याहू से इस बारे में बात की।
और दो टूक बोल दिया कि गाजा पर जमीनी हमले के प्लान में अमेरिका इजराइल के साथ है। जिसके बाद खबर आई कि इजराइल की सेना कभी भी गाजा में घुस सकती है। और अब तो बाइडेन ने खुद इजराइल को हमास के खात्मे का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। We will not stand by and do nothing again. Not today, not tomorrow, not ever. हमास से जंग के बीच इजराइल पहुंचे बाइडेन ने तेल अवीव में करीब 8 घंटे बिताए। इस दौरान वो केवल नेतन्याहू से ही नहीं बल्कि उनकी वॉर कैबिनेट के दूसरे सदस्यों से भी मिले। और इसके अलावा उनकी इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गलांट से भी मुलाकात हुई, जिन्होंने बाइडेन से खुलकर बोल दिया कि हमास के साथ इजराइल की जंग लंबी खिंच सकती है। बाइडेन और योआव गलांट के बीच हुई बातचीत से जुड़ी ये जानकारी ब्रिटेन के अखबार डेली मेल ने दी। जिसके बाद इजराइल की हमास के खिलाफ चल रही भयंकर जंग के लंबे खिंचने का चांस बढ़ गया, क्योंकि ऐसा किसी और को नहीं बल्कि खुद इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गलांट को लगता है। और उन्होंने ये बात बाइडेन को भी बता दिया और दो टूक शब्दों में कह दिया कि लंबे वक्त तक इजराइल को अमेरिकी मदद की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि हमास और इजराइल की जंग लंबी खिंच सकती है। डेली मेल ने अपनी रिपोर्ट में जानकारी दी कि इस बारे में केवल इजराइल के रक्षा मंत्री ही नहीं बल्कि नेतन्याहू के विरोधी बेनी गैंट्स ने भी बाइडेन से चर्चा की। और यह आशंका जताई गई कि हमास और इजराइल के बीच युद्ध सालों तक चल सकता है। यानी नेतन्याहू के मंत्री और विरोधी दोनों ने हमास से लंबी जंग की आशंका जताई और उम्मीद जताई कि अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि हमास और इजराइल की जंग के पहले दिन से ही अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। यही नहीं, जैसे ही अमेरिका को हमास के इजराइल में खून खराबा करने की खबर मिली, जिसके बाद वो भूमध्य सागर में सक्रिय हो गया और उसने अपने तीन एयरक्राफ्ट कैरियर भूमध्य सागर में भेज दिए, जिनमें अमेरिका का जेरल्ड फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर भी शामिल है। जेरल्ड फोर्ड को दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर माना जाता है और इसकी ऊंचाई 76 मीटर है, यानी ये कुतुब मीनार से भी ऊंचा है, जिसकी क्षमता 1 लाख टन से ज्यादा है और इस पर 70 फाइटर जेट एक साथ ले जाए जा सकते हैं। यानी इजराइल की सुरक्षा के लिए अमेरिका ने अपने ताकतवर हथियार भेज दिए। यही नहीं, पहले अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजराइल पहुंचे और फिर बाइडेन ने भी इजराइल का दौरा किया। हालांकि अमेरिका ने इजराइल को पहले ही बता दिया था कि वो गाजा में आम लोगों को मारने के खिलाफ है और वो ये नहीं चाहता कि इजराइल गाजा पर कब्जा करे। लेकिन बाइडेन ने हमास के खात्मे के लिए इजराइल का साथ देने का वादा किया था और इजराइल दौरे पर उन्होंने ये बात दोहराई। और जैसे ही बाइडेन इजराइल से निकले, इजराइल ने गाजा पर हमले तेज कर दिए और हमास के सैकड़ों ठिकानों को बर्बाद कर दिया। हालांकि इस बार भी उसने एयर स्ट्राइक ही की और गाजा पट्टी में हमास के सैकड़ों ठिकानों को निशाना बनाया। इजराइल की सेना ने हमले का वीडियो भी जारी किया, जिसमें गाजा पट्टी में बनी इमारतें ऐसे उड़ते दिखी मानो ज्वालामुखी फटा हो। इजराइल की गाजा पर एयर स्ट्राइक की तस्वीरें फिलिस्तीन ने भी जारी की, जिनमें इजराइल के रॉकेट गाजा में गिरते दिखे। एक रॉकेट गिरने के बाद तो ऐसा धमाका हुआ कि कान के पर्दे फट जाएं। इजराइल की सेना ने दावा किया कि जंग के 13वें दिन उसने हमास के सैकड़ों ठिकानों को खत्म कर दिया, जिनमें हमास के सैन्य ठिकाने, सुरंगें और मिसाइल लॉन्च करने वाली जगहें शामिल थी। लेकिन हमास के ठिकानों को बर्बाद करने के चक्कर में इजराइल ने गाजा को खंडहर में बदल दिया। वहां मकान कम और मलबा ज्यादा दिखा, क्योंकि फिलिस्तीन का कहना है कि इजराइल की मिसाइलों से आम लोगों के ठिकाने भी खत्म हो गए। उत्तरी गाजा तो पूरा का पूरा बर्बाद होने की कगार पर पहुंच गया। और अगर इजराइल की सेना गाजा पट्टी में घुस गई तो फिर गाजा में ऐसी बर्बादी हो सकती है जैसी किसी ने सोची भी नहीं होगी, क्योंकि गाजा पट्टी की सीमा पर इजराइल के लाखों सैनिक खड़े हैं, जिनका साथ इजराइल का D9R बुलडोजर देगा, जो इजराइल के लाखों सैनिकों के आगे चलेगा। इजराइल का D9R बुलडोजर 26 फीट लंबा है, जिस पर न तो मिसाइलों और न ही बारूदी सुरंगों का असर पड़ता है, क्योंकि इस बख्तरबंद बुलडोजर पर 15 टन का कवच लगा हुआ है, जो दुश्मन की गोली या मिसाइलों को इजराइल के सैनिकों तक पहुंचने से पहले ही रोक देगा। और अगर कुछ मिसाइलें या गोलियां D9R बुलडोजर को पार कर गईं, तो फिर उनका सामना इजराइल के शक्तिशाली मेरकवा टैंक से होगा, क्योंकि इजराइल के 3 लाख सैनिकों के साथ उसके मेरकवा टैंक भी गाजा में घुसेंगे, जो चलते चलते दुश्मन को उड़ा सकते हैं। मतलब आसमान के बाद गाजा पर जमीन से अटैक हो सकता है, जिसके लिए इजराइल को उसके सबसे पक्के दोस्त अमेरिका का साथ मिल चुका है। हालांकि इजराइल यह हमला कब करेगा ये समय तय नहीं हुआ है, लेकिन इजराइल के तेवर ऐसे हैं कि गाजा में किसी भी समय उसकी सेना घुस जाएगी। और दावा किया जा रहा है कि गाजा में घुसने के लिए इजराइल की सेना पूरी तरह तैयार है। पिछले कई दिनों से जमीनी हमले के इंतजार में खड़ी इजराइल की सेना किसी भी वक्त गाजा में घुस सकती है। और इसके बाद गाजा में हमास के लड़ाकों पर कहर टूट पड़ेगा, क्योंकि पिछले 12 दिन से जारी जंग में अभी तक इजराइल ने गाजा पर सिर्फ हवाई हमले ही किए हैं। लेकिन अब इजराइल की जमीनी सेना भी हमास के खूंखार लड़ाकों का काम तमाम करने पहुंचने वाली है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इजराइल के गाजा पर जमीनी हमले करने को हरी झंडी दे दी।
और गाजा पर हमले के लिए इजराइल की जमीनी सेना पहले से ही बॉर्डर पर तैनात है। इजराइल की सेना को अब सिर्फ नेतन्याहू के आदेश का इंतजार है, जिसके बाद हजारों इजरायली सैनिक गाजा पर जमीनी हमला कर वहां खून की नदियां बहाने को तैयार बैठे। यानी हमास और इजराइल की जंग अभी और भयंकर हो सकती है, जबकि पिछले 12 दिन में ही दोनों तरफ के 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और जैसे ही नेतन्याहू का आदेश होगा, इजराइल की सेना गाजा पर ताबड़तोड़ जमीनी हमले शुरू कर देगी, क्योंकि पिछले कई दिन से इजराइल की सेना गाजा के करीब ही अपना डेरा जमाए हुए है और वो फिलिस्तीन के इलाके में घुसने के लिए पूरी तरह तैयार है। और वहां से सामने आई तस्वीरों में गाजा पर हमले के लिए इजराइल की जमीनी सेना बेताब दिखाई दी, जो नेतन्याहू के एक आदेश पर गाजा को हमास की कब्रगाह बना सकते हैं, क्योंकि गाजा पर जमीनी हमले की तैयारी इजराइल की सेना कई दिन पहले ही कर चुकी है। सेना पूरे लाव लश्कर के साथ मैदान में डटी हुई, जो कभी भी गाजा में दाखिल हो सकती है, जिसमें करीब 1 लाख सैनिकों के साथ टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और तोपें शामिल। हवाई हमलों से तो इजराइल की सेना पहले ही हमास के कई ठिकानों को तबाह कर उसे बेहाल कर चुकी है, और अब जमीनी सेना भी हमास के लिए कहर बनकर टूट सकती है। लेकिन हमास भी इजराइल के आगे इतनी जल्दी घुटने नहीं टेकेगा, क्योंकि वो पहले ही कह चुका है कि उसके खूंखार लड़ाके इजराइल के हर हमले का जवाब देने के लिए बेचैन है। यानी ईरान के समर्थन के बाद हमास दुगनी ताकत से इजराइल की सेना पर हमला करेगा। और हमास पहले ही चेतावनी दे चुका है कि अगर इजराइल की सेना गाजा में घुसी तो ऐसी जंग छिड़ेगी जो इतिहास में कभी नहीं हुई, जबकि इजराइल भी कसम खा चुका है कि वो हमास को तबाह किए बिना नहीं रुकेगा। इसीलिए उसने गाजा पर जमीनी हमले की तैयारी पूरी कर ली और कई दिन पहले ही इजराइल ने उत्तरी गाजा को खाली करने का फरमान जारी कर दिया था, जिससे इजराइल की सेना जब हमास के लड़ाकों पर कहर बनकर टूटे तो उस हमले में आम नागरिकों की जान को नुकसान न पहुंचे। और गाजा पर इजराइल की तरफ से जमीनी हमला कभी भी हो सकता है, जिसके लिए सीमा के करीब उसकी पूरी फौज जंग के सामान के साथ तैयार खड़ी है। और अब दुनिया को हमास और इजराइल की जंग का वो रूप दिखेगा जिसकी किसी ने भी कल्पना तक नहीं की होगी, क्योंकि इजराइल की सेना अपने लाखों सैनिकों और गोला बारूद के साथ गाजा पर जमीनी हमले की तैयारी में है, तो वहीं हमास ने भी अपने खूंखार लड़ाकों के दम पर इजराइल को सबक सिखाने की ठान ली है। और अभी तक हमास और इजराइल जंग में जो कुछ हुआ वो आने वाली जंग का सिर्फ ट्रेलर ही कहा जाएगा, क्योंकि इजराइल की सेना की ताकत पूरी दुनिया में किसी से छिपी नहीं है। उसके पास 2200 टैंक, 56,290 बख्तरबंद गाड़ियां, 600 से ज्यादा ऑटोमेटिक तोपों के अलावा मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम भी। इसके अलावा इजराइल के पास करीब 6.5 लाख सैनिक हैं, जिसमें करीब 2 लाख सैनिक जंग के लिए हर समय तैयार रहते हैं। साथ ही 8000 से ज्यादा अर्धसैनिक बल के जवान भी उसके पास है, जबकि इस बार हमास की ताकत भी कम नहीं है। 7 अक्टूबर को जब उसने इजराइल पर एक साथ 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे थे, तभी दुनिया को समझ आ गया था कि इस बार इजराइल से जंग लड़ने के लिए हमास पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरा है। और दावा किया जा रहा है कि गाजा में हमास का सीक्रेट हथियार इजराइल की सेना के पसीने छुड़ा सकता है। वहां इजराइल की सेना का सामना 500 किलोमीटर में फैली सुरंगों के जाल से होगा, जिसमें छिपे हमास के लड़ाके इजराइल की सेना के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं। और गाजा की धरती के नीचे बनी सुरंगों की भूल भुलैया से पार पाना इजराइल की सेना के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि हमास के लड़ाकों के लिए वो सुरंगें पनाहगाह हैं, जबकि इजराइल की सेना के खिलाफ वो बड़ा हथियार साबित हो सकती हैं। हमास का दावा है कि उसने गाजा के नीचे 500 किलोमीटर लंबी सुरंगों का जाल बना रखा है, और लंबे वक्त से इन सुरंगों का पता लगाने में जुटी इजराइल की सेना नाकाम रही। माना जाता है कि इन सुरंगों में हमास के लड़ाकों का सबसे खुफिया ठिकाना है और उन्होंने वहां अपने रॉकेट और गोला बारूद का जखीरा छिपा कर रखा है। इसीलिए 500 किलोमीटर की इन सुरंगों का जाल इजराइल की सेना के लिए ऐसी भूल भुलैया है जिसमें एक बार फंसने के बाद उसके सैनिकों का हमास के लड़ाकों से बचकर बाहर निकलना बेहद मुश्किल हो सकता है। इसीलिए इजराइल की सेना पूरी रणनीति बनाने के बाद ही गाजा पर हमले की तैयारी में है, क्योंकि हमास की कैद में अब भी इजराइल के 200 से ज्यादा बंधक मौजूद हैं, जिन्हें अभी तक इजराइल की सेना नहीं छुड़ा पाई है। इसलिए इजराइल की सेना अब गाजा पर जमीनी हमले की तैयारी में है, जिसकी वजह से इजराइल की सेना के सामने उन बंधकों को जिंदा और सही सलामत वापस लाना बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला कर 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया था, जिन्हें छुड़ाने और हमास को खत्म करने की इजराइल की सेना ने कसम खाई थी। लेकिन 12 दिन की जंग के बाद भी इजराइल की सेना उन बंधकों का पता नहीं लगा पाई, जबकि इजराइल की सेना गाजा पर जमीनी हमला करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। ऐसे में अगर हमास के लड़ाकों ने उन बंधकों को नुकसान पहुंचाया या हमले के दौरान उन बंधकों की जान को खतरा हुआ, तो नेतन्याहू दुनिया भर में बुरी तरह घिर सकते हैं, क्योंकि उन बंधकों में इजराइल के अलावा भी कई देशों के लोग शामिल हैं। और हमास भी जानता है कि वो बंधक ही इजराइल के खिलाफ जंग में उसकी सबसे बड़ी ताकत और इजराइल के लिए सबसे बड़ी कमजोरी है। इजराइल के मीडिया के मुताबिक हमास ने उन बंधकों को सुरंगों में छुपा रखा है। इससे पहले 2011 में भी हमास ऐसा ही कर चुका है।
और इस दौरान इजराइल को भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। और इस बार भी हमास ने इजराइल पर हमला करने के बाद उसके 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाकर उसी कहानी को दोहरा दिया। इससे पहले 2011 में हमास ने इजराइल के एक सैनिक को अगवा किया था, जिसे छुड़ाने में सैकड़ों लोगों की जान चली गई, लेकिन इजराइल की सेना अगवा हुए सैनिक को छुड़ाने में नाकाम रही थी। जिसके बाद चरमपंथी संगठन हमास ने बंधक सैनिक के बदले इजराइल से कैदी को छोड़ने की मांग रखी और हमास की शर्त के सामने नेतन्याहू सरकार को झुकना पड़ा, जिसके बाद इजराइल ने 1000 से ज्यादा फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया था, जिसमें सैकड़ों लोग ऐसे भी थे जिन्हें इजराइल में आतंक फैलाने के आरोप में उम्र कैद की सजा हुई थी। माना जा रहा है कि 2011 की उसी कामयाबी के बाद हमास ने एक बार फिर बंधकों वाला तरीका अपनाया। इस बीच गाजा पर जमीनी हमले के दौरान टैंकों को बचाने के लिए इजराइल की तैयारी सामने आई। जमीनी हमले के लिए गाजा को घेर कर सैकड़ों टैंकों के साथ इजराइल की सेना कई दिन से खड़ी है। और इस बीच इजराइल की सेना के टैंकों की कुछ तस्वीरें सामने आई, जिनके ऊपर जालीदार छतरी जैसा कुछ लगा दिखा। दावा किया गया कि इजराइल की सेना ने गाजा पर जमीनी हमले के दौरान अपने टैंकों को बचाने के लिए ये तैयारी की है। असल में इजराइल के टैंकों के ऊपर लगी इस छतरी को एंटी ड्रोन केज या एंटी ड्रोन ग्रिल कहते हैं। ये टैंक के ऊपर लगी मशीन गन को चलाने वाले जवान को आत्मघाती ड्रोन हमलों से बचाती है। इस पर छोटे मोटे ड्रोन हमलों का असर नहीं होता, क्योंकि टैंक के ऊपर लगी ये ग्रिल उन हमलों को संभाल लेती है, जिसकी वजह से वो जख्मी हो सकते हैं लेकिन उनकी जान नहीं जाती। उधर जंग के बीच इजराइल ने माना कि हमास को पूरी तरह खत्म करने में 6 से 8 महीनों का समय लग सकता है। हालांकि इजराइल लगातार गाजा पर बमबारी कर रहा है और उसके 1 लाख से ज्यादा सैनिक हमले के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन इतने हथियार और सैनिक होने के बावजूद इजराइल हमास को पूरी तरह खत्म नहीं कर पाएगा। सऊदी अरब के न्यूज चैनल अल अरबिया के मुताबिक अमेरिका के सुरक्षा विभाग का मानना है कि अगर इजराइल ने गाजा पर जमीनी कार्रवाई की तो उसे भी बड़ा नुकसान हो सकता है। साथ ही उसे जंग जीतने के लिए 6 से 8 महीने का समय लगेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हमास के लड़ाकों के पास आधुनिक हथियार और मिसाइलें हैं। यही नहीं, हमास के लड़ाके गाजा के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। ऐसे में अगर इजराइल ने जमीनी हमला किया तो उसे कामयाबी बहुत जल्द नहीं मिलेगी। इससे पहले 2005 में जब इजरायली सैनिक गाजा में घुसे थे, तब हमास के लड़ाकों ने उनकी हत्या कर दी थी। इस बीच दक्षिण कोरिया के दावे के बाद इजराइल ने भी उत्तर कोरिया पर हमास को हथियार देने का आरोप लगा दिया। इजराइल की सेना के मुताबिक हमास के भीषण हमलों में उत्तर कोरिया के हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। और हमलों के बाद इजराइल ने जब उन हथियारों की जांच की तो पता चला कि ये हथियार उत्तर कोरिया में ही बने थे, जिसके दम पर हमास ने इतना बड़ा हमला किया। इजराइल की सेना के मुताबिक हमास ने हमलों में F7 रॉकेट का इस्तेमाल किया था। F7 रॉकेट बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह करने में सक्षम होते हैं और उन रॉकेटों को उत्तर कोरिया में तैयार किया जाता है। इससे पहले दक्षिण कोरिया ने दावा किया था कि ये हथियार ईरान की मदद से हमास तक पहुंचाए गए थे। इतना ही नहीं, इजराइल ने उत्तर कोरिया पर हमास के समर्थन का भी आरोप लगाया। हालांकि उत्तर कोरिया ने अपने ऊपर लगे इन आरोपों से इनकार किया। और सऊदी अरब के चैनल अल अरबिया के मुताबिक इजराइल के प्रधानमंत्री बेनियामिन नेतन्याहू ने दावा किया कि हमास के हमले के पीछे कुछ मुस्लिम देशों ने बड़ी साजिश रची थी ताकि सऊदी अरब के साथ हुए इजराइल के शांति समझौते को खत्म करवाया जा सके। पिछले महीने ही दोनों देशों ने अमेरिका की पहल पर दुश्मनी भुलाकर शांति समझौता करने का प्रयास किया था। लेकिन इजराइल और हमास की जंग की वजह से 3 दिन पहले सऊदी अरब ने उस समझौते को टाल दिया था और 2 टूक कहा था कि वो इस वक्त इजराइल के साथ किसी भी तरह का समझौता करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि इजराइल के साथ शांति समझौता करके सऊदी अरब दुनिया भर के मुस्लिम देशों को नाराज नहीं करना चाहता। सऊदी अरब फिलिस्तीन का समर्थक है, लेकिन इजराइल के साथ भी दोस्ती का हाथ उसने आगे बढ़ाया था। इजराइल ने भी सऊदी अरब से दोस्ती करके मुस्लिम देशों के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश की थी। लेकिन 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के बाद बात बिगड़ गई और यह समझौता खटाई में पड़ गया। इस बीच नेतन्याहू ने दावा किया कि ईरान समेत कुछ मुस्लिम देश नहीं चाहते कि सऊदी अरब के साथ उनकी दोस्ती हो। इसी वजह से हमास के हमले के पीछे उन्होंने बड़ी साजिश का आरोप लगा दिया। उधर भीषण जंग के बीच हमास की नचाबा फोर्स इजराइल की सेना के लिए बड़ी मुसीबत बन गई, क्योंकि उसके खूंखार लड़ाकों ने वहां कत्लेआम मचा दिया, जिन्हें काबू करना इजराइल की सेना के लिए जंग में जीत हासिल करने जैसा होगा। क्योंकि हमास की नचाबा फोर्स इजराइल पर लगातार निशाना बना रही है और लोगों को मौत के घाट उतार रही है। बताया जा रहा है कि जंग में नचाबा फोर्स से निपटना ही इजराइल की सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई। इजराइल की सेना के मुताबिक वहां 7 अक्टूबर को हुए भीषण हमलों में नचाबा फोर्स का ही हाथ था, जिसने हमले से पहले पूरी प्लानिंग की और इजराइल पर एक साथ 5000 से ज्यादा रॉकेट दाग दिए, जिससे पूरा इजराइल थर्रा उठा और हजारों लोगों की जान चली गई।
जबकि उन हमलों के जवाब में नचाबा फोर्स का सामना करना वहां की फौज के लिए बड़ा सिरदर्द बन गया। लेकिन हमास की नचाबा फोर्स को मौत की नींद सुलाने के लिए इजराइल की सेना ने भी कमर कस ली। जंग के बीच कुछ दिनों पहले ही इजराइल के सैनिकों ने उसके ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए थे और नचाबा फोर्स के खूंखार लड़ाके मोहम्मद अबू शमला को मार गिराया था। इजराइल ने दावा किया कि मोहम्मद अबू शमला के घर को हमास ने अपने हथियार रखने का ठिकाना बनाया हुआ था, जिस पर एक के बाद एक हमले कर इजराइल के सैनिकों ने तबाह कर दिया था। बड़ी बात यह कि उसका घर गाजा पट्टी के रफा इलाके में था, जो गाजा पट्टी का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और उसकी दक्षिणी दिशा में है, यानी मिस्र की सीमा के नजदीक है, क्योंकि दक्षिण में गाजा पट्टी की सीमा मिस्र से लगती है। इजराइल की सेना ने जानकारी दी थी कि गाजा पर किए गए हमलों में नचाबा के मुख्यालय को भी निशाना बनाया गया था। लेकिन नचाबा फोर्स के लड़ाकों से निपटना इजराइल के सैनिकों के लिए इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि उन्हें खास तौर पर घात लगाकर हमले करने के लिए तैयार किया जाता है, जो किसी भी ठिकाने पर रॉकेट दागने में माहिर होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि हमास के आका खुद इन लड़ाकों को चुनते हैं, जिसके बाद इन्हें कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। इसके साथ ही उन्हें हथियार और विस्फोटकों को संभालने के लिए खास ट्रेनिंग भी दी जाती है। नचाबा फोर्स के लड़ाकों को सुरंगों के जरिए घुसपैठ करने और एंटी टैंक मिसाइलों से हमलों को अंजाम देने में भी महारत हासिल है। दावा है कि नचाबा फोर्स साल 2014 में गाजा युद्ध में भी शामिल रही थी, जिसने इजराइल की सेना पर कई घातक हमले किए थे, जिसके बाद इजराइल की ओर से ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज चलाया गया था, जिसमें हमास की नचाबा फोर्स के कई लड़ाके मारे गए थे। इस बीच इजराइल की सेना ने हमास के सबसे खूंखार कमांडर मोहम्मद दईफ की फोटो, आवाज और उसकी करतूतों की जानकारी दुनिया के सामने रखी। इजराइल की सेना ने मोहम्मद दईफ को 7 अक्टूबर को हुए हमले का मास्टरमाइंड बताते हुए उसके खात्मे की भविष्यवाणी कर दी और दावा किया कि इजराइल के लोगों को खून के आंसू रुलाने वाले हमले के मास्टरमाइंड को पाताल से भी ढूंढ कर मारेंगे। इजराइल की सेना ने पहली बार आधिकारिक रूप से मोहम्मद दईफ की 4 तस्वीरें और उसकी आवाज को दुनिया के सामने रखा। इजराइल की सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर दईफ की क्रूरता को बयां किया। इजराइल की सेना के मुताबिक मोहम्मद दईफ ने ही 7 अक्टूबर को इजराइल पर जमीन, आसमान और पानी के रास्ते एक साथ अचानक हमला करने की पूरी प्लानिंग रची थी। और इजराइल के मीडिया के मुताबिक वो इस हमले की तैयारी पिछले 2 महीने से नहीं बल्कि पिछले 2 साल से कर रहा था। लेकिन इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और इजराइल की सेना उसकी तैयारियों का पता लगाने में चूक गई थी और यही गलती पूरे इजराइल के लिए बहुत भारी पड़ गई। मोहम्मद दईफ के तैयार किए हुए हमास के लड़ाकों ने इजराइल में घुसकर ऐसा कोहराम मचाया कि पूरी दुनिया दहल गई। लेकिन इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और वहां की सेना मोहम्मद दईफ को हल्के में लेने की अपनी बड़ी गलती को सुधारने में जुटी है और इसलिए मोसाद के एजेंट और इजराइल की सेना के जवान दिन रात भूलकर उसे ढूंढने में जुटे हैं, क्योंकि 7 अक्टूबर को हमले के बाद से ही मोहम्मद दईफ गायब है और दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी मोसाद और इजराइल की सेना के रडार से बाहर है। हमास के इस कमांडर के बारे में कई तरह के दावे हैं। सऊदी अरब के न्यूज चैनल अल अरबिया के मुताबिक मोहम्मद दईफ को हमास के ज्यादातर लड़ाकों ने भी नहीं देखा है। हमास के कुछ टॉप कमांडर और नेता ही उससे मिल सकते हैं। अल अरबिया के मुताबिक ज्यादातर वक्त वो गाजा में बनी सुरंगों में छिपा रहता है। मतलब ये कि इजराइल की आंखों में कांटे की तरह चुभने वाले मोहम्मद दईफ को हमास के लड़ाके और फिलिस्तीन के लोगों ने भी कम ही देखा है, इसलिए उसे दबोचने में मोसाद जैसी खुफिया एजेंसी को भी नाको चने चबाने पड़ रहे हैं। लेकिन इजराइल ने उसकी तस्वीरें और ऑडियो टेप जारी करके ये संकेत दे दिए कि जल्द ही मोहम्मद दईफ उनकी गिरफ्त में होगा। इजराइल की सेना के मुताबिक 7 अक्टूबर को हमले के दिन मोहम्मद दईफ ने जो ऑडियो टेप जारी किया था उसमें वो 2021 में अल अक्सा मस्जिद पर हुए हमले का जिक्र करते हुए बदला लेने की बात कहता सुना गया था, क्योंकि 2 साल पहले अल अक्सा मस्जिद में इजराइल की सेना के हमले ने दुनिया भर के मुस्लिम देशों का खून खौला दिया था और 34 साल से इजराइल के खिलाफ नफरत की आग में जल रहे मोहम्मद दईफ के लिए तो उस घटना ने आग में घी का काम किया। इजरायली सेना ने जो वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया उसमें मोहम्मद दईफ इजराइल पर हमले वाले दिन को फिलिस्तीनियों के लिए सबसे बड़ा दिन बताता सुनाई दिया। यौम अद-दौर अल-कुबरा मिन अजल इन्हाई अल-इहतिलाल अल-अखीर। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN के मुताबिक मोहम्मद दईफ 2021 में मुसलमानों के पवित्र स्थल अल अक्सा मस्जिद पर इजराइल के हमले के बाद से ही इजराइल से बदला लेने की कोशिश में जुटा था और इसके लिए इजराइल की सेना के नाक के नीचे उसने हमास के लड़ाकों के लिए कई ट्रेनिंग कैंप बना रखे थे, जिसकी जानकारी तक उसने मोसाद के एजेंटों और इजराइल की सेना को नहीं लगने दी। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब मोहम्मद दईफ ने दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी मोसाद को चकमा दिया। इससे पहले भी
7 बार हमास के इस खूंखार कमांडर को पकड़ने और मारने की कोशिश मोसाद के एजेंटों ने की थी, लेकिन हर बार नाकामी ही हाथ लगी, क्योंकि मोसाद के एजेंटों के लिए उसे पहचानना सबसे बड़ी चुनौती है। हमास के कमांडर मोहम्मद दईफ की सिर्फ 4 तस्वीरें ही इजराइल की सेना और मोसाद के पास मौजूद है, जिनमें वो अलग अलग पहनावे और हुलिये में नजर आता है। किसी तस्वीर में उसकी मूछें हैं तो किसी में वो बिना मूछों के नजर आ रहा है। ब्रिटेन की मीडिया के मुताबिक बीते कई साल से मोहम्मद दईफ का चेहरा बेहद कम लोगों ने देखा है। मोसाद के एक पूर्व एजेंट के मुताबिक पूरी प्लानिंग के साथ 7 बार उसे मारने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार वो अपना हुलिया बदलकर बच निकला। हालांकि मोसाद का दावा है कि एक हमले के दौरान उसने अपनी एक आंख, एक हाथ और एक पैर गंवा दिए थे। मोसाद का दावा तो ये भी है कि उस हमले में उसके कान के पर्दे तक फट गए थे, यानी वो सुन भी नहीं सकता। लेकिन इसके बाद भी वो इजराइल की नाक में दम किए हुए, इजराइल के को नक्शे से मिटाने की कसम खा चुका मोहम्मद दईफ हमास के लड़ाकों के लिए किसी हीरो की तरह है। इजराइल की सेना के मुताबिक उसके एक इशारे पर हमास की मिलिट्री विंग के लड़ाके मरने मारने के लिए तैयार रहते हैं, जिसकी एक तस्वीर 7 अक्टूबर को इजराइल में पूरी दुनिया ने देखी। इजराइल की मीडिया के मुताबिक 2014 में इजराइल की सेना ने एक ऑपरेशन के दौरान गाजा पट्टी में उसके घर पर एक जोरदार हवाई हमला किया था। उस हमले में उसकी बेटी और पत्नी के साथ परिवार के कुछ और सदस्यों की मौत हो गई थी। इजराइल का दावा है कि उसी हमले में मोहम्मद दईफ बुरी तरह घायल हो गया था, लेकिन उसकी जान बच गई थी। बाद में वो इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और वहां की सेना से बचते हुए गाजा की सुरंगों में छिप गया और वहीं से छिपकर इजराइल में कोहराम मचाने की साजिशें रचने लगा। कहा जाता है कि बेटी और पत्नी की मौत के बाद मोहम्मद दईफ और ज्यादा खूंखार हो गया। इस बीच इजराइल हमास पर मिसाइल चलाकर अपनी कब्र खोदने में लगा है, मगर हमास ने इजराइल के साथ अब माइंड गेम भी खेलने शुरू कर दिए। यानी हमास ऐसी जंग में जुट गया है जिसमें वो बिना हथियार चलाए सिर्फ अपने दिमाग से चालें चलकर इजराइल को चित करने की कोशिश में। इसके लिए वो अपने कब्जे में मौजूद 200 से ज्यादा बंदूकों को हथियार बनाकर इजराइल को ब्लैकमेल कर रहा है। और इसी वजह से उसने 21 साल की इजराइल की उस रोती बिलखती लड़की का वीडियो जारी किया जिसे इजराइल से अगवा किया गया था। वीडियो में वो लड़की खुद को अपने परिवार से मिलवाने की गुहार लगाती दिखी। ये वीडियो जारी करके हमास ने न सिर्फ इजराइल को डराने की कोशिश की बल्कि फ्रांस पर भी दबाव बनाया, क्योंकि उस लड़की के पास फ्रांस की भी नागरिकता है। इसलिए वीडियो को देखकर फ्रांस के राष्ट्रपति भड़क गए। हमास की चाल उसके लिए काम कर गई, क्योंकि भले ही इजराइल ने बंधक बनाए गए लोगों को छुड़ाने के लिए हमास के आगे सिर न झुकाया हो, मगर फ्रांस का अपने नागरिक के लिए दिल पसीज गया। असल में हमास के लड़ाके अपने साथ इजराइल से लोगों को उठाकर गाजा लेकर ही इसलिए गए थे ताकि उनके बदले में इजराइल की जेलों में कैद फिलिस्तीनियों को रिहा करवा सकें। मगर हमास की प्लानिंग के हिसाब से कुछ हुआ नहीं, क्योंकि इजराइल ने बंदूकों को रिहा करवाने के लिए बातचीत की टेबल पर आना तो दूर, हमास के खिलाफ जंग छेड़ने का ऐलान कर पूरी की पूरी गाजा पट्टी का बिजली पानी बंद कर दिया और 2 टूक कह दिया कि जब तक हमास सारे के सारे बंधकों को रिहा नहीं करेगा तब तक उसका हुक्का पानी बंद रहेगा। यानी इजराइल ने बिना किसी शर्त के हमास को लोगों को छोड़ने के लिए ललकार दिया। जंग के 1 हफ्ते बाद भी जब इजराइल के तेवर ढीले नहीं पड़े तो हमास ने प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया। उसने बंधक बनाए गए लोगों के सोशल मीडिया अकाउंटों का इस्तेमाल चालू कर दिया और उन पर 7 अक्टूबर वाले हमलों के वीडियो की लाइव स्ट्रीमिंग कर दी। खबर यह तक है कि हमास अपने लिए सहानुभूति बटोरने की कोशिश में है, क्योंकि वीडियो में उसके लड़ाके उस इजरायली लड़की की मरहम पट्टी करते दिखे। मतलब जिस हमास को इजराइल नाज़ी बताकर उसके खात्मे के लिए पूरी दुनिया से एक साथ आने की अपील कर रहा है, उस हमास ने उसके बिल्कुल उलट अपनी मानवीय इमेज बनाने का प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। क्योंकि हमास को समझ आ गया कि भले ही इजराइल बंधकों को छुड़वाने के लिए आगे ना आए, मगर दूसरे देश हमास के आगे झुकने को तैयार हो सकते हैं। हमास ने जिन 203 लोगों को बंधक बनाया हुआ है उनमें सिर्फ इजराइल के ही लोग नहीं हैं, बल्कि दूसरे देशों के भी नागरिक हैं। उसमें अमेरिकी भी हैं, फ्रांस के नागरिक भी हैं और ब्रिटेन जैसे देशों के भी लोग हैं। और 200 से ज्यादा वो लोग सिर्फ जवान ही नहीं हैं, बल्कि उनमें 3 साल की एक बच्ची से लेकर 84 साल की एक बुजुर्ग तक शामिल हैं। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के इजराइल से निकलते ही मौके की तलाश में बैठे हमास ने फिर से इजराइल पर धावा बोल दिया और गाजा की तरफ से इजराइल पर धड़ाधड़ रॉकेट चलने शुरू हो गए। इजराइल के तेल अवीव शहर को हमास ने अपना पहला निशाना बनाया, क्योंकि जब तक बाइडेन तेल अवीव में मौजूद रहे तब तक हमास किसी तरह शांत रहा, मगर जैसे ही बाइडेन वहां से रवाना हुए हमास ने शहर पर रॉकेटों की बौछार कर दी। जहां से सामने आई तस्वीरों में रात को हवाई हमलों की चीख चीख कर चेतावनी देते सायरन लोगों को भुतहा आवाज की तरह डराते सुनाई दिए।
सायरनों की आवाज के बीच आसमान में तेजी से चमकता हमास का एक रॉकेट अपने निशाने की तलाश में उड़ता नजर आया, मगर इजराइल के आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने उसे मार गिराया। तेल अवीव शहर युद्ध के पहले दिन से ही हमास का टारगेट बना हुआ है, मगर एक दिन पहले जैसे ही तेल अवीव में बाइडेन के कदम पड़े, हमास अचानक खामोश हो गया, क्योंकि अगर बाइडेन पर जरा सी भी आंच आती तो अमेरिका हमास को हलाल कर देता। इसलिए बाइडेन के तेल अवीव शहर में मौजूद रहने तक हमास ने चूं तक नहीं की, मगर उसके बाद उसने दोबारा तेल अवीव में आतंक मचाना शुरू कर दिया, क्योंकि तेल अवीव इजराइल का एक बेहद अहम शहर है जो इजराइल की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। गाजा शहर से तेल अवीव करीब 70 किलोमीटर दूर है। इजराइल भले ही यरूशलेम के लिए फिलिस्तीन और मुस्लिम देशों से लड़ रहा हो, लेकिन तेल अवीव शहर उसकी लाइफलाइन है। वो आर्थिक और सांस्कृतिक तौर पर इजराइल की जान है। इजराइल का मुख्य अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट तेल अवीव में है। वहीं पर तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज भी है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और पर्यटन से भी तेल अवीव इजराइल को खूब कमा कर देता है। इसलिए तेल अवीव को ढहाने का मतलब है इजराइल को घुटनों पर लाना। यही वजह है कि 1948 में इजराइल के बनने के बाद जब पहली बार उसकी अरब देशों से जंग छिड़ी थी, तेल अवीव तब भी निशाने पर था और अब भी निशाने पर है। इस बीच हमास की बेरहमी के सबूत पेश करता है एक ऐसा सीसीटीवी वीडियो सामने आया जिसने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी। ये वीडियो 7 अक्टूबर का बताएगा, यानी उस दिन का जब हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर धावा बोला था और सुबह सुबह उन्होंने दक्षिणी इजराइल के स्तेरोद शहर में कत्लेआम मचा दिया था। और उस खौफनाक दिन के अब सामने आए उस वीडियो में भी हमास की हैवानियत साफ नजर आई। तस्वीरों में हमास के हथियारबंद लड़ाकों का हुजूम स्तेरोद की सड़कों पर मौत बनकर मंडराता दिखा। एक काली कार सामने से गुजरती दिखी तो हमास के लड़ाकों ने उस पर गोलियां चला दी। डर के मारे उसमें सवार लोग अपनी जान बचाने के लिए कार से निकलकर भागते नजर आए। वहीं एक चौराहे पर एक सिल्वर रंग की कार हमास के लड़ाकों से बचकर भागी तो हमास ने अपनी गाड़ी उसके पीछे दौड़ा दी। स्तेरोद शहर गाजा पट्टी और इजराइल के बॉर्डर के काफी नजदीक है। गाजा शहर से उसकी दूरी महज 12 किलोमीटर ही है। इसलिए 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाके इजराइल की सीमा पर लगी बाड़ को तोड़ते हुए स्तेरोद में दाखिल हुए थे। एक दूसरी तस्वीर में हमास का एक लड़ाका एक कार के ड्राइवर को मौत के घाट उतारने के बाद उसके शव को बाहर निकालने की कोशिश करता दिखा। इस दौरान गाड़ी का एक्सेलरेटर दब गया और वो शव गाड़ी के साथ घिसटता हुआ चला गया। और गाजा बॉर्डर के पास किबुत्ज बेरी भी ऐसे ही इलाकों में जहां हमास के लड़ाकों ने 7 अक्टूबर को कत्लेआम मचाया था। किबुत्ज बेरी में हमास के लड़ाकों ने करीब 100 लोगों की हत्या कर दी। न्यूज़ 18 की टीम जब उन जगहों पर पहुंची जहां 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने हैवानियत की हद पार कर दी और वहां ऐसा तांडव मचाया था कि दुनिया दहल गई थी। इस इलाके में हमास के करीब 70 लड़ाके घातक हथियारों के साथ घुस गए थे और वहां ऐसा कत्लेआम मचाया था कि लोगों के खून के छींटे जमीन ही नहीं दीवारों पर भी दिखाई दिए। इजराइल के इस इलाके में हमास के लड़ाकों ने ताबड़तोड़ बमबारी कर कई घरों को पूरी तरह तबाह कर दिया था और वहां मौजूद करीब 100 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। गांव में कोई एक ऐसा इलाका नहीं जहां लोग रहते थे और वहां आतंकी न पहुंचे हो और लोगों को निशाना न बनाया हो। बाद में गाजा बॉर्डर के पास किबुत्ज बेरी में जब इजराइल की सेना पहुंची तो हमास के लड़ाके अपने साथ लाए घातक हथियार छोड़कर भाग गए थे। उन हथियारों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमास के लड़ाके कितनी तैयारी के साथ उस इलाके में घुसे थे। हालांकि इजराइल की सेना ने हमले के बाद पूरे इलाके को खाली करा लिया था। उधर वेस्ट बैंक के रमल्ला शहर में फिलिस्तीनियों और इजराइल की सेना के बीच झड़प जारी है। बीते कई दिन से इजराइल गाजा में लगातार हमले कर रहा है, जिसके विरोध में वहां लोगों ने मोर्चा खोल दिया और हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए, जिन्होंने फिलिस्तीन का झंडा लेकर उसके समर्थन में प्रदर्शन किया और फिलिस्तीन को इजराइल के कब्जे से आजाद करने के लिए नारेबाजी की। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने गाजा में इजराइल की सेना के हमलों को रोकने की मांग की। इस दौरान वहां लोग सड़कों पर आगजनी भी करते दिखाई दिए, लेकिन इस बीच वहां सीमा पर तैनात इजराइल के सैनिकों से उनकी झड़प हो गई, क्योंकि कुछ प्रदर्शनकारी इजराइल के सैनिकों पर पथराव करते नजर आए, जिसके जवाब में इजराइल के सैनिकों ने भी कार्रवाई कर दी। पश्चिम एशिया के देश कतर के टीवी चैनल अल जजीरा के मुताबिक इजराइल की सेना ने वेस्ट बैंक के कई इलाकों में ताबड़तोड़ फायरिंग की। क्योंकि वेस्ट बैंक पर भले ही इजराइल का कब्जा हो, लेकिन वहां ज्यादातर शरणार्थी कैंप हैं जिनमें फिलिस्तीन के नागरिक रहते हैं, जो किसी भी कीमत पर वहां इजराइल का कब्जा नहीं चाहते।
और यही वजह रही कि फिलिस्तीन के लोग इजराइल की सेना के खिलाफ खुलकर विरोध जताते आए हैं। वेस्ट बैंक को लेकर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का ये विवाद लंबे वक्त से चल रहा है। साल 1967 के युद्ध में इजराइल की सेना ने इस पर कब्जा कर लिया था, जबकि फिलिस्तीन वेस्ट बैंक को अपना हिस्सा मानता है। दावा है कि वेस्ट बैंक में चरमपंथी संगठन हमास के लड़ाकों का दबदबा है, जो इजराइल की सेना के लिए तनाव की वजह बने हुए हैं। हमास से छिड़ी जंग से पहले भी वेस्ट बैंक के इन इलाकों में कई बार हमास के लड़ाकों और इजराइल के सैनिकों के बीच झड़प होती रही है। इस बीच इजराइल ने दावा किया कि उसने वेस्ट बैंक के नूर अल शम्स शरणार्थी शिविर में बने हमास के लड़ाकों के एक ठिकाने को तबाह कर दिया। इजराइल की सुरक्षा एजेंसी शिन बेट के इस हमले का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें शरणार्थी शिविर में बना हमास का ठिकाना धमाके से उड़ता दिखाई दिया। इजराइल की सुरक्षा एजेंसी के ऑपरेशन के इस वीडियो में 2 लोग एक गली में एक तरफ जाते दिखाई दिए। इसके कुछ मिनटों बाद ही वहां एक आदमी मोर्चा लिए दिखाई दिया। ऐसा लगा मानो वो सामने से चल रही गोलियों का जवाब दे रहा है। तभी अचानक वो सामने की तरफ कुछ फेंकता हुआ दिखाई दिया, जिसके तुरंत बाद वहां एक जोरदार धमाका हुआ। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद मैंने कहा रुको भाई, माँ बेटे को सुबह की चाय तो पी लेने दो, है ना? अरे माँ, आप मुझे फोन कर रही हो? तो और क्या करूं? चाय। प्यार से चाय बनाते, प्यार से रिश्ते निभाते। वाघ बकरी चाय हमेशा रिश्ते बनाए। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे, उनकी आवाज निडर होकर उठाता है। लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं, जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज़ 18 इंडिया, नए इंडिया का नया नंबर 1 न्यूज चैनल। क्या खुशबू आ रही है? ऑफिस के बाहर तुम्हारी ये वाली चाय 200 रुपए में बिकेगी, पता है? मैं ये वाली चाय सबके लिए नहीं बनाती। प्यार से चाय बनाते, प्यार से रिश्ते निभाते। वाघ बकरी चाय हमेशा रिश्ते बनाए। न्यू फैन, यू नो इट्स वेरी पावरफुल। चारों ओर हवा पहुंचाएगा। अच्छा, नहाने के बाद सब साथ में सूखेंगे ना। Finolex Boomerang ceiling fans with stylish new age designer blades. No stress, Finolex. गाजा पट्टी में जबरदस्त गोलीबारी के बीच इजराइल की सेना ने लेबनान के कट्टरपंथी संगठन हिजबुल्लाह के लड़ाकों से सीधा मोर्चा लेना शुरू कर दिया है, जिससे इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीधी लड़ाई के हालात बन गए। क्योंकि इजराइल की वायुसेना ने हिजबुल्लाह के लड़ाकों को दक्षिणी लेबनान में घुसकर मारा और सबूत के तौर पर एयर स्ट्राइक का वीडियो जारी किया, जिसमें पहले एक ठिकाना उड़ा, फिर दूसरा और फिर तीसरा, जिसके बाद यह सिलसिला यूं ही चलता रहा और दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने एक एक कर राख के ढेर में बदलते रहे। यही नहीं, इजराइल ने एक दूसरा वीडियो भी जारी किया जिसमें उसने कुछ लोगों को टारगेट किया और फिर उन पर बम गिरा दिया। वीडियो में जिन लोगों पर बमबारी की गई वो यहां वहां भागते भी दिखे, लेकिन आखिरकार उन्हें इजराइल ने खत्म कर दिया और जानकारी दी कि उसने यह ऑपरेशन दक्षिणी लेबनान के शुशन इलाके में किया, जहां से हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजराइल की सेना पर गोले दागे थे, जिसका बदला लेने के लिए इजराइल दक्षिणी लेबनान में घुस गया। ये नहीं, हिजबुल्लाह ने उसके 2 लड़ाकों की मौत की पुष्टि भी की, जिसके बाद इजराइल का उत्तरी और लेबनान का दक्षिणी हिस्सा जंग के मैदान में बदलने लगा, क्योंकि इजराइल की सेना के ऑपरेशन के बाद हिजबुल्लाह ने भी पलटवार किया और खबर आई कि उसने उत्तरी इजराइल में फिर से मिसाइलें दागी, जिसके बाद उत्तरी इजराइल के कई इलाके धुआं-धुआं हो गए, क्योंकि वहां 1-2 नहीं बल्कि 10 मिसाइलें गिरी, जिन्हें दक्षिणी लेबनान में बैठे हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने दागा। जिसके बाद इजराइल की सेना उत्तरी इजराइल में एक्टिव हो गई। उसके हेलीकॉप्टर सीमा पर निगरानी करते दिखे, जबकि एक दिन पहले ही उसने फरमान जारी किया था कि इजराइल का लेबनान की सीमा से लगने वाला 5 किलोमीटर तक का इलाका खाली किया जाएगा, क्योंकि उत्तरी इजराइल के मेतुला, बेतशेयान, स्फा और तिबेरिया समेत 28 इलाकों पर मिसाइल गिरने का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह का टारगेट यही इलाके हैं। लेबनान के सबसे करीब मौजूद इजराइल के शहर मेतुला को तो छावनी में बदल दिया गया, जहां लोगों के रहने पर बैन लग गया, क्योंकि गाजा के अल अहली अस्पताल पर रॉकेट गिरने के बाद हिजबुल्लाह पहले से ज्यादा आक्रामक हो गया।
एक दिन पहले ही उसने उत्तरी इजराइल में हमला किया था और उसका मेरकवा टैंक उड़ा दिया था, जिसमें इजराइल के एक सैनिक की मौत हो गई थी। क्योंकि हमास के साथ खड़े हिजबुल्लाह को जैसे ही गाजा के अल अहली अस्पताल पर रॉकेट गिरने की खबर मिली, वो इजराइल पर भड़क गया। क्योंकि हमास और फिलिस्तीन ने हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया, यानी अस्पताल पर रॉकेट गिरने के मामले ने उत्तरी इजराइल में छिड़ी जंग की आग में घी डाल दिया और उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह के हमले तेज हो गए। इजरायली सेना के मुताबिक लेबनान सीमा के पास के उसके रोश हनिका इलाके में एंटी टैंक मिसाइलें दागी गई। यानी अल अहली अस्पताल पर रॉकेट गिरने के बाद उत्तरी इजराइल सुलग उठा और इजराइल के 5 सैनिकों की मौत हो गई, जबकि इजराइल की जवाबी कार्रवाई में हिजबुल्लाह के 13 लड़ाकों की मौत हुई, जिनमें 2 की मौत की खुद हिजबुल्लाह ने पुष्टि की। इस बीच इजराइल से लोहा लेने को तैयार हिजबुल्लाह ने केवल सीमा पर ही नहीं बल्कि लेबनान के अंदर भी इजराइल और उसके दोस्त अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लेबनान की राजधानी बेरूत में तो उसके समर्थक हिंसा पर उतारू हो गए और उन्होंने इतना उत्पाद मचाया कि लेबनान की सेना को सड़कों पर उतरना पड़ा। लेकिन हिजबुल्लाह समर्थकों को रोकना उसके लिए मुश्किल हो गया, क्योंकि प्रदर्शन करने वालों ने सेना पर फायरिंग तक कर डाली। हमास का साथ देने और इजराइल के खिलाफ गुस्सा दिखाने के लिए ये लोग बेरूत में अमेरिका के दूतावास के बाहर इकट्ठा हुए और देखते ही देखते हिंसा शुरू हो गई, क्योंकि ये लोग सेना से ही भिड़ गए। मारपीट तक की नौबत आ गई और बेरूत की सड़क जंग के मैदान जैसी लगने लगी। हिजबुल्लाह समर्थकों ने मांग की कि बॉर्डर खोल दिया जाए, क्योंकि वो इजराइल में घुसकर गाजा के लोगों का बदला लेना चाहते हैं। लेकिन नारेबाजी से शुरू हुआ प्रदर्शन देखते ही देखते हिंसक हो गया, क्योंकि लेबनान में मौजूद शिया संगठन हिजबुल्लाह इजराइल और अमेरिका के खिलाफ आग उगल रहा है, जबकि अमेरिका ने इजराइल को हिजबुल्लाह से न भिड़ने की सलाह दी। इजराइल की मीडिया ने दावा किया कि बाइडेन ने नेतन्याहू को उत्तरी इजराइल में फूंक फूंक कर कदम रखने की सलाह दी, क्योंकि उत्तरी इजराइल में इजराइल की एक गलती जंग को न्योता दे सकती है। यानी हिजबुल्लाह से जंग लड़ने पर उतारू इजराइल को उसी के दोस्त अमेरिका ने आगाह किया और नसीहत दी कि वो उत्तरी इजराइल में कोई गलती न करे, क्योंकि इजराइल के मीडिया ने दावा किया कि बाइडेन ने उत्तरी इजराइल में बढ़ रहे तनाव पर नेतन्याहू से बात की और उन्हें सलाह दी कि हिजबुल्लाह की गोलीबारी पर इजराइल की सेना संभल कर जवाब दे, क्योंकि लेबनान में इजराइल की एक गलती बहुत बड़े युद्ध का कारण बन सकती है। वैसे इजराइल को भी हिजबुल्लाह की ताकत का एहसास है, क्योंकि इजराइल के मिलिट्री चीफ ने बयान दिया कि हिजबुल्लाह हमास से 10 गुना ताकतवर है। यानी इजराइल और अमेरिका दोनों जानते हैं कि हिजबुल्लाह से जंग हुई तो इजराइल के लिए मुश्किल बढ़ जाएगी, क्योंकि हिजबुल्लाह लेबनान ही नहीं बल्कि इजराइल की सीमा से लगे सीरिया, जॉर्डन और फिलिस्तीन तीनों जगह सक्रिय है। यानी इजराइल पर चारों तरफ से हमला हो सकता है और इसीलिए अमेरिका ने इजराइल को हिजबुल्लाह से सावधान रहने की नसीहत दी। यही नहीं, उसने हिजबुल्लाह का साथ देने वाले ईरान पर भी दबाव बढ़ाया, जिसके लिए उसने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन कार्यक्रमों पर बैन बढ़ा दिए। जिसके लिए उसने ईरान, चीन और वेनेजुएला की 8 कंपनियों को टारगेट किया। यही नहीं, उसने ईरान की मदद करने वाले 11 लोगों पर प्रतिबंध लगाए, क्योंकि ये सभी ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन कार्यक्रमों में मदद कर रहे थे। अमेरिका ने ईरान पर ऐसे समय में बैन बढ़ाए जब 2015 से ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर लगे संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध खत्म किए गए। लेकिन अमेरिका, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देशों से ईरान को राहत नहीं मिली, क्योंकि ईरान के पास ऐसी मिसाइलें और ड्रोन हैं जो इजराइल और अमेरिका की टेंशन बढ़ा सकते हैं। क्योंकि ईरान के खतरनाक ड्रोन का ट्रेलर यूक्रेन जंग में दिख चुका है। जंग के दौरान ईरान पर अपने आत्मघाती ड्रोन रूस की फौज को देने का आरोप लगा था और कहा गया कि रूस ने कीव में ईरान के शाहिद 136 से तबाही मचाई थी, क्योंकि ईरान का यह ड्रोन आत्मघाती है। इसके अलावा भी ईरान के पास कई आत्मघाती ड्रोन हैं, जिनमें 200 की तो उसने परेड भी करवाई थी। और यही नहीं, ईरान पर हिजबुल्लाह को ड्रोन देने का आरोप लगा है, जिनसे वो उत्तरी इजराइल में उत्पात मचा सकता है, क्योंकि ईरान ने हिजबुल्लाह को भी मिसाइलें दी हैं और माना जाता है कि उन्हीं के दम पर उसकी मिसाइलों की संख्या 1.5 लाख से ज्यादा हो चुकी है। और अब तो उसके जखीरे में ड्रोन भी आ चुके हैं, जो पश्चिम एशिया में अरब देशों से घिरे इजराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। क्योंकि अमेरिका और इजराइल से बदला लेने पर आमादा ईरान हिजबुल्लाह को जंग में घसीटने पर उतारू हुआ है। यही नहीं, ईरान हमास के साथ भी खड़ा है और इजराइल और हमास की जंग की आग में घी डाल रहा है। लेकिन ईरान जानता है कि हिजबुल्लाह की ताकत हमास से ज्यादा है। यही नहीं, उसे बनाने वाला भी ईरान ही है, क्योंकि उसे 1980 में इस्लामिक क्रांति को पश्चिम एशिया में फैलाने के लिए हिजबुल्लाह जैसे संगठन की जरूरत थी, जिसे ईरान ने अपने दुश्मनों के खिलाफ मनमाने तरीके से इस्तेमाल किया। पहले वो लेबनान की सुन्नी सरकार से भिड़े, फिर सीरिया, इराक, जॉर्डन और फिलिस्तीन जैसे देशों में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ लड़े, क्योंकि ये शिया संगठन धीरे धीरे कट्टरपंथी संगठन के तौर पर अपनी पैठ बढ़ाता गया। हालांकि अमेरिका और उसके कई
इसराइल ने दावा किया कि उसने वेस्ट बैंक के नूर अल शम्स शरणार्थी शिविर में बने हमास के लड़ाकों के एक ठिकाने को तबाह कर दिया। इसराइल की सुरक्षा एजेंसी शिन बेत के इस हमले का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें शरणार्थी शिविर में बना हमास का ठिकाना धमाके से उड़ता दिखाई दिया। इसराइल की सुरक्षा एजेंसी के ऑपरेशन के इस वीडियो में 2 लोग एक गली में एक तरफ जाते दिखाई दिए। इसके कुछ मिनटों बाद ही वहां एक आदमी मोर्चा लिए दिखाई दिया। ऐसा लगा मानो वो सामने से चल रही गोलियों का जवाब दे रहा है। तभी अचानक वो सामने की तरफ कुछ फेंकता हुआ दिखाई दिया, जिसके तुरंत बाद वहां एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद वहां आग के साथ धुआं फैल गया। इसराइल की सुरक्षा एजेंसी ने दावा किया कि नूर अल शम्स शरणार्थी शिविर में बने हमास के ठिकाने को तबाह करने के बाद एक लड़ाके को पकड़ लिया गया, जबकि कई लड़ाके मारे गए। बड़ी खबर है गाजा से। वहां इसराइल की फौज ने एक ही दिन में हमास को 2 बड़ी चोट देने का दावा किया। हमास के खात्मे के लिए इसराइल लगातार गाजा पर बमबारी कर रहा है, लेकिन इसराइल की मीडिया ने दावा किया कि वहां की सेना ने हवाई हमलों में हमास के 2 कमांडरों को मार गिराया। यानी एक ही दिन में हमास को 2 बड़े झटके दे दिए। खबर है हमास के दिन जिन 2 कमांडरों को ढेर किया गया, उनमें हमास की इकलौती महिला कमांडर भी शामिल थी, जिसे इसराइल की सेना ने जंग के 13वें दिन मार गिराने का दावा किया। इसराइल के अखबार द टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक वहां की सेना ने गाजा में हमास के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के दौरान उस महिला कमांडर को ढेर कर दिया। और फिलिस्तीन के एक समाज सेवी ने भी सोशल मीडिया पर जमीला अल शंती नाम के हमास की उस कमांडर की मौत की पुष्टि की। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि इसराइल की सेना ने जमीला को ठिकाने लगाने के लिए गाजा के किस इलाके में एयर स्ट्राइक की। द टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक 68 साल की जमीला अल शंती हमास के सह संस्थापक अब्दुल अजीज अल रंतीसी की पत्नी थी। उसके पति की साल 2004 में इसराइल के एक हवाई हमले में मौत हो गई थी और पति की मौत के 2 साल बाद जमीला अल शंती हमास से जुड़ी, जिसके बाद गाजा में साल 2006 में हुए चुनाव में उसे भारी मतों से जीत मिली थी। जमीला अल शंती साल 2021 में हमास के पोलित ब्यूरो की पहली महिला सदस्य के तौर पर चुनी गई थी। और इतना ही नहीं, जमीला अल शंती ने ही हमास के महिला संगठन की भी स्थापना की, जिसके बाद ही चरमपंथी संगठन हमास अपने साथ भारी संख्या में महिलाओं को भी जोड़ पाया और इसकी वजह से हमास की ताकत में काफी इजाफा हुआ। द टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक जमीला अल शंती हमास के महिला संगठन की प्रमुख और हमास की इकलौती महिला कमांडर थी। यानी हमास की महिला ब्रिगेड की पूरी जिम्मेदारी उसी पर थी। इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के मुताबिक जमीला अल शंती उन लोगों में शामिल थी जिन्होंने 7 अक्टूबर को इसराइल को दहलाने वाले हमले की साजिश रची थी। उस भयानक हमले के बाद से ही इसराइल की सेना हमास की उस कमांडर की तलाश में जुटी थी और इसराइल की सेना ने हमास की महिला कमांडर जमीला अल शंती को ढेर कर दिया। इसके अलावा जंग के 13वें दिन इसराइल ने हमास के एक और बड़ा झटका दिया। इसराइल के अखबार द टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक हमास के जिहाद महसन नाम के कमांडर को भी मार गिराया गया और दावा किया गया कि जिहाद महसन को इसराइल की सेना ने हवाई हमले में ढेर कर दिया। द टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक हमास के इस कमांडर को गाजा के शेख रिदवान इलाके में मारा गया। दावा किया गया कि इसराइल की सेना ने वहां जिहाद महसन के घर पर जोरदार एयर स्ट्राइक की, जिसमें उसका घर पूरी तरह बर्बाद हो गया। खबर है कि इसराइल के इस हमले में हमास के कमांडर जिहाद महसन के साथ उसके परिवार के कई सदस्यों की भी मौत हो गई। द टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक 7 अक्टूबर को इसराइल पर हुए भयानक हमले के बाद से ही जिहाद महसन इसराइल की सेना के रडार पर था, लेकिन दावा किया गया कि इसराइल के हमलों से बचने के लिए वो अपने परिवार को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन इसराइल की सेना ने जोरदार हवाई हमले में हमास के उस कमांडर का अंत करने का दावा किया। द टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक इसराइल की सेना ने 7 अक्टूबर को हुए हमले के बाद हमास के कमांडरों की एक लिस्ट जारी की, जिसमें हमास के वो नेता और कमांडर शामिल किए गए हैं जिन्होंने कई साल से इसराइल की नाक में दम कर रखा है। इसके अलावा इस लिस्ट में उन लोगों के नाम भी हैं जो 7 अक्टूबर को किए गए हमले की साजिश में शामिल हैं। द टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक हमास के कमांडरों और नेताओं की वो लिस्ट इसराइल की सेना और खुफिया एजेंसी मोसाद ने मिलकर तैयार की है और दावा किया गया कि उस लिस्ट में जिन लोगों के नाम शामिल हैं उनके खात्मे के बाद हमास का नामो निशान मिट जाएगा। द टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक इसराइल की सेना अपनी उस हिट लिस्ट में शामिल हमास के कमांडरों का चुन कर सफाया करने में जुटी हुई है और इसीलिए गाजा में हमास के ठिकानों पर इसराइल की ओर से एक से बढ़कर एक हवाई हमले किए जा रहे हैं। इसराइल के मीडिया के मुताबिक वहां की सेना पिछले 13 दिन में हमास को कई बड़े जख्म दे चुकी है, जिनमें हमास के सैकड़ों ठिकानों को मिट्टी में मिलाने के साथ ही उसके कई कमांडरों को मार गिराने का दावा किया गया। इसराइल के मीडिया के मुताबिक इसराइल की सेना ने 2 रोज पहले भी एक जबरदस्त हवाई हमले में अयमान नोफल नाम के हमास कमांडर को ढेर कर दिया था। अयमान नोफल हमास की उस यूनिट का कमांडर था जो नए लड़कों की भर्ती के साथ ही उन्हें ट्रेनिंग भी देती है। इसराइल के मीडिया के मुताबिक बीते 13 दिन में हमास के 10 कमांडरों और नेताओं को इसराइल की सेना ठिकाने लगा चुकी है, जिनमें ओसामा मजीनी, अयमान यूनिस, अयमान नोफल,
मुराद अबू मुराद, बिलाल अल कद्र, अली कादी, मोहम्मद अब्दुल्ला, अकरम हिजाजी, जमीला अल शांति और जिहाद महसिन के नाम शामिल हैं। और इन सब के बीच बाइडेन के इजराइल दौरे के एक रोज बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी इजराइल पहुंच गए। इस दौरान ऋषि सुनक ने जंग में इजराइल का साथ देने का वादा किया और हमास को दुनिया के लिए खतरा बताया। यानी हमास के खात्मे के लिए अमेरिका के बाद ब्रिटेन भी इजराइल की मदद करेगा। यही नहीं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने हमास को चेतावनी दे डाली कि अगर उसने बंधक बनाए गए लोगों को नहीं छोड़ा तो उस पर ऐसा हमला होगा जिसे वो कभी भुला नहीं पाएगा। हमास ने जब 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया था तब उसने ब्रिटेन के भी 7 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी थी और 9 लोगों को बंधक बना लिया था। ऋषि सुनक ने साफ कर दिया कि वो दोस्त इजराइल के साथ हर तरीके से खड़ा है और जरूरी मदद भेजता रहेगा। एक रोज पहले बाइडेन भी इजराइल दौरे पर आए थे, जहां उन्होंने जंग में इजराइल की मदद करने का वादा किया था। उधर हमास को आतंकी संगठन न कहने पर इजराइल ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मीडिया संस्थान बीबीसी की शिकायत कर दी। इजराइल ने बीबीसी पर एक तरफा रिपोर्टिंग करने का आरोप लगाया और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के सामने ये मुद्दा उठाया। हालांकि इस मुद्दे पर बीबीसी की तरफ से सफाई भी आई, जिसमें बताया गया कि वो किसी भी आतंकी संगठन को चरमपंथी संगठन लिखता है। इधर रूस के बाद अब चीन इजराइल और हमास की जंग में मध्यस्थता करने की कोशिश में जुट गया। चीन के राष्ट्रपति ने हमास और इजराइल से शांति बरतने की अपील की। हमास के हमले के बाद से बौखलाया इजराइल लगातार गाजा पर भीषण बमबारी कर रहा है और इस जंग में 4300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जो आगे और ज्यादा बढ़ सकती है क्योंकि इजराइल मिसाइल और रॉकेट से लगातार गाजा पर हमले कर रहा है। यही नहीं, इजराइल के 1 लाख से ज्यादा सैनिक गाजा को घेर कर खड़े हैं और वो हमले के लिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के इशारे का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन चीन इस जंग को रुकवाकर पश्चिम एशिया में ताकत बनकर उभरना चाहता है, इसलिए वो इजराइल और हमास के बीच मध्यस्थता कराने में जुट गया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इजराइल और हमास के बीच हो रही जंग पर बीजिंग में एक बैठक की, जहां उन्होंने इजराइल और हमास से हमले रोकने की अपील की। इस दौरान उन्होंने दोनों के बीच समझौता कराने का ऑफर भी दे दिया। इस बीच जापान और यूएई ने मिलकर इजराइल और हमास के बीच जारी जंग को जल्द खत्म करने की अपील की। इसके साथ ही दोनों देशों ने गाजा से लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए रास्ता देने की भी मांग की और दोनों देशों ने पूरी दुनिया से यह अपील की कि वो बातचीत के जरिए इस जंग को खत्म कराएं। अबू धाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद और जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने इजराइल हमास जंग के मुद्दे पर यह चर्चा की। उधर रूस यूक्रेन जंग में बड़ी भूमिका में दिखे इलॉन मस्क से जुड़ी एक बड़ी खबर इजराइल से भी है। खबर है कि इजराइल की फौज ने हमास के खिलाफ जंग में इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक से मदद मांगी ताकि इजराइल की फौज को हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा मिल पाए। माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह और हमास की तरफ से दागे जा रहे रॉकेट इजराइल की टेंशन बढ़ा रहे हैं। सबसे बड़ा डर इजराइल को यह है कि अगर इन रॉकेट की वजह से इंटरनेट के तारों के जाल को नुकसान हुआ तो ये उसका बड़ा नुकसान होगा। इजराइल की फौज इस वक्त गाजा पट्टी में जमीनी लड़ाई लड़ने की तैयारी में है। गाजा पट्टी में जंग लड़ने के लिए इजराइल की फौज को सटीक जीपीएस कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी ताकि हमास के ठिकानों पर सटीक हमले किए जा सके। माना जा रहा है कि हाई स्पीड इंटरनेट के बिना ये काम मुश्किल हो सकता है, इसीलिए इजराइल ने स्टारलिंक से मदद मांगी। स्टारलिंक का इंटरनेट तारों के जरिए नहीं बल्कि हजारों सैटेलाइट के जाल के जरिए चलता है। स्टारलिंक का यही इंटरनेट रूस के खिलाफ भी यूक्रेन की फौज का बड़ा हथियार बना हुआ है। और अमेरिका के मीडिया ने दावा किया कि ट्विटर कंपनी के मालिक इलॉन मस्क यूरोप में ट्विटर को बंद करने पर विचार कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने हाल ही में यह आरोप लगाया था कि ट्विटर पर इजराइल और हमास की जंग को लेकर कई गलत खबरें चल रही हैं, जिसे रोक पाने में ट्विटर कंपनी नाकाम रही है। यही नहीं, यूरोपियन यूनियन ने यह भी धमकी दी थी कि अगर उसकी जांच में ट्विटर की गलती निकली तो वो इस कंपनी पर भारी जुर्माना भी लगाएगी। यूरोपियन यूनियन के इस रुख को देखते हुए दावा किया गया कि इलॉन मस्क जल्द ही कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। इधर तुर्की के इस्तांबुल में गाजा पर हुए हमले का विरोध किया गया। वहां इजराइल और अमेरिका के दूतावास के बाहर हजारों की संख्या में फिलिस्तीनी समर्थक सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करते दिखे और इस दौरान उन प्रदर्शनकारियों ने इजराइल का झंडा भी जलाया, साथ ही अल्लाह अकबर के नारे भी लगाए। प्रदर्शन करने वालों के हाथों में फिलिस्तीन का झंडा भी नजर आया, जिसे लहराते हुए उन्होंने फिलिस्तीनियों के लिए अपना समर्थन जताया और इजराइल को गाजा में रहने वाले सैकड़ों फिलिस्तीनियों की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया। प्रदर्शन के दौरान फिलिस्तीन के समर्थक पुलिस की ओर से लगाए गए बैरिकेड भी तोड़ते नजर आए, जिसकी वजह से वहां हंगामा खड़ा हो गया और पुलिस और उन प्रदर्शनकारियों के बीच भिड़ंत हो गई। सैकड़ों की संख्या में इजराइल दूतावास के बाहर पहुंचे इन प्रदर्शनकारियों ने वहां पटाखे भी जलाए। उधर इजराइल की खुफिया एजेंसी और सरकार ने दुनिया भर में रह रहे अपने नागरिकों की जान को खतरा बताया और उन्हें बाहरी लोगों से न मिलने की सलाह दी।
क्योंकि इजराइल ने आशंका जताई थी कि बदले की कार्रवाई में उसके नागरिकों पर हमला हो सकता है। ऐसे में इजराइल की खुफिया एजेंसी और सरकार ने तुर्की समेत कई देशों में रह रहे इजरायली नागरिकों को सतर्क रहने को कहा। साथ ही उनके दफ्तर और घरों के बाहर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। एक रोज पहले इजराइल की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने तुर्की में मौजूद अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चेतावनी भी जारी की और अपने नागरिकों को फौरन तुर्की छोड़ने का आदेश जारी कर दिया, जिसके बाद तुर्की में रह रहे इजरायली नागरिकों ने वहां से निकलना शुरू कर दिया। ऐसे में वहां के इस्तांबुल और अंकारा एयरपोर्ट पर लोगों की भारी भीड़ नजर आई। इस बीच जर्मनी की राजधानी बर्लिन में गाजा पर हुए हमले के खिलाफ लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान आरोप लगा कि कई प्रदर्शनकारियों ने वहां मौजूद यहूदी समुदाय के एक धार्मिक स्थल पर हमला कर दिया, जिसके बाद वहां बवाल मच गया। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी करते नजर आए। गाजा पर इजराइल के हमलों के विरोध में प्रदर्शन करते हुए लोगों ने हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और आरोप लगा कि इसी दौरान उनमें से कुछ प्रदर्शनकारियों ने यहूदी धर्म स्थल पर हमला कर दिया, जिसके बाद वहां हंगामा होने लगा। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस की टीमों ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने धकेलते हुए आगे बढ़ गए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। जिसके बाद वहां फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे सैकड़ों लोग पुलिस से भिड़ गए, जिसमें 65 से ज्यादा पुलिस वालों के घायल होने का दावा किया गया। बवाल ये तब शुरू हुआ जब पुलिस ने उन्हें सड़क से हटाने की कोशिश की, जिस पर भड़के प्रदर्शनकारियों ने पथराव शुरू कर दिया। जिसके बाद जर्मनी की पुलिस ने करीब 200 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ये सभी गाजा के अस्पताल पर हुए हमले पर अपना विरोध जताने के लिए इकट्ठा हुए थे। इस बीच अमेरिका से एक ऐसी खबर सामने आई जिससे अमेरिका समेत पूरी दुनिया चौंक गई। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में यहूदी समुदाय ने फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन किया और ये प्रदर्शन अमेरिका की संसद के बाहर किया गया, जहां सैकड़ों की संख्या में यहूदी समुदाय के लोग जमा हो गए और फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी की। प्रदर्शन में शामिल हुए लोगों ने गाजा में हुए हमले को नरसंहार बताया और इसे रोकने की मांग की। यही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें हाथों में नारे लिखी तख्तियां और बैनर लेकर लोग इजराइल के हमले के विरोध में आवाज बुलंद करते दिखाई दिए। यही नहीं, सभी प्रदर्शनकारी काले रंग की टी शर्ट पहने हुए थे। इस बीच कुछ प्रदर्शनकारी तो अमेरिका के संसद भवन के अंदर घुस गए और वहां उन लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। हालात बिगड़ने के बाद पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। उधर इजराइल की मदद करने पर फिलिस्तीनी मूल की अमेरिकी सांसद रशीदा तलीब ने बाइडेन सरकार को घेर लिया। उन्होंने फिलिस्तीनियों के नरसंहार के लिए बाइडेन सरकार पर फंडिंग करने का आरोप लगा दिया और उन्होंने इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग को फौरन खत्म करने की मांग भी की। अमेरिका की संसद में रशीदा तलीब फिलिस्तीनी मूल की इकलौती सांसद हैं और अमेरिका के शिकागो में फिलिस्तीन के समर्थन में सैकड़ों लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में कई महिलाएं हाथों में फिलिस्तीन के समर्थन वाले पोस्टर लिए नजर आई और इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने इजराइल के खिलाफ खूब नारे भी लगाए। वहां जुटे लोगों ने गाजा के अल अहली अस्पताल पर हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया। इधर अपनी आलोचना होने के बाद मिस्र की फुटबॉल टीम के कप्तान मोहम्मद सलाह ने चुप्पी तोड़ते हुए इस युद्ध को जल्द खत्म करने की मांग की। फिलिस्तीनियों के बचाव में न बोलने की वजह से मोहम्मद सलाह पर सवाल उठाए गए थे, जिसके बाद मिस्र की फुटबॉल टीम के कप्तान ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने युद्ध को खत्म करने की अपील की। यही नहीं, मोहम्मद सलाह ने गाजा में पीड़ितों की फौरन मदद करने की जरूरत बताई। इस बीच अमेरिका के फ्लोरिडा में अहमद अलकोसा नाम के डेंटिस्ट ने आरोप लगाया कि इजरायली बंदूकों के पोस्टर फाड़ने पर उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। इजरायली बंदूकों के पोस्टर फाड़ते हुए उनका एक वीडियो सामने आया और उस वीडियो में वो अपने एक साथी के साथ पोस्टर के टुकड़े करते नजर आए। अपनी डेंटिस्ट की नौकरी जाने के बाद अहमद अलकोसा ने सफाई दी कि उस पोस्टर से नस्लीय हिंसा भड़क सकती थी। उधर फिलिस्तीन के समर्थन में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कई खिलाड़ी उतर आए। इन खिलाड़ियों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से फिलिस्तीन के झंडे की फोटो शेयर की और पाकिस्तानी खिलाड़ियों की इस लिस्ट में इफ्तिखार अहमद, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, हारिस रऊफ और उस्मान मीर जैसे नाम शामिल रहे। कुछ दिन पहले पाकिस्तानी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने अपनी टीम की जीत और अपने शतक को गाजा के लोगों को समर्पित किया था। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फिलिस्तीन का समर्थन करने वाले अपने खिलाड़ियों का बचाव करते हुए उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर जताई जा रही आपत्तियों को खारिज कर दिया। इससे पहले फिलिस्तीन का साथ देने पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का सोशल मीडिया पर विरोध शुरू हो गया था, जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दो टूक कह दिया कि ऐसा करके उसके खिलाड़ियों ने आईसीसी के किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया, क्योंकि खिलाड़ी मैदान से बाहर अपनी राय रखने के लिए आजाद हैं। इस बीच ग्रीस के एथेंस में फिलिस्तीन के समर्थकों ने इजरायल दूतावास के सामने विरोध प्रदर्शन किया।
7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले के बाद इजरायल की सेना की तरफ से गाजा पर जारी ताबड़तोड़ हमलों का विरोध किया गया और इजरायल दूतावास के बाहर जमकर हंगामा किया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसके बाद पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी मार्च करते हुए इजरायल दूतावास के बाहर पहुंचे और इजरायल के खिलाफ अपना गुस्सा दिखाया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने इजरायल के झंडे को भी आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच भिड़ंत हो गई और वहां हालात बेकाबू हो गए। प्रदर्शनकारियों ने इजरायल की तरफ से गाजा पर जारी हमलों को गलत बताया और उन्हें जल्द से जल्द रोकने की मांग की। उधर तुर्की के मीडिया के मुताबिक हमास जंग की वजह से बढ़ते तनाव के बीच तुर्की की नौसेना भूमध्य सागर में युद्धाभ्यास करने में जुट गई। हमास के हमले के बाद अमेरिका इजरायल की मदद के नाम पर अपने जहाजों का पूरा बेड़ा भूमध्य सागर में तैनात कर चुका है। लेकिन इन सब के बीच तुर्की की नौसेना ने समंदर के उसी इलाके में युद्धाभ्यास शुरू कर दिया। तुर्की के मीडिया के मुताबिक अपने इस कदम से उसने अमेरिका को ये चेतावनी भी दे दी कि अगर वो इस जंग में उतरा तो तुर्की भी ईरान के समर्थन में उसके खिलाफ जंग छेड़ देगा। हालांकि तुर्की नेटो का सदस्य है और इस सैन्य संगठन की अगुवाई अमेरिका ही करता है, लेकिन इजरायल पर हमास के हमले के बाद पूरी कहानी ही उलट गई, क्योंकि तुर्की एक मुस्लिम देश है और जंग की शुरुआत से ही वो फिलिस्तीन के समर्थन में खड़ा है। और माना जा रहा है कि जैसे ही अमेरिका ने इजरायल की मदद के लिए समंदर में युद्धपोत उतारे तो तुर्की ने भी मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी। इधर शुरुआती गिरावट के बाद सेंसेक्स और निफ्टी नीचे से सुधर कर बंद हुए। इस दौरान मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों की फ्लैट क्लोजिंग हुई। हालांकि ऑटो और एफएमसीजी सेक्टर के शेयरों में खरीदारी देखी गई, लेकिन मेटल, एनर्जी और रियल्टी के शेयरों पर दबाव रहा, जिससे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 247 अंक गिरकर 65,629 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 46 अंकों की गिरावट के साथ 19,624 के स्तर पर बंद हुआ। और शेयर बाजार की खबर तो आपको कई जगह मिल जाएगी, लेकिन शेयर बाजार का एक्सपर्ट आपको बनाएगा सिर्फ मनी कंट्रोल प्रो। इस बीच चॉकलेट समेत कई दूसरे प्रोडक्ट बनाने वाली दुनिया की बड़ी कंपनी नेस्ले ने इजरायल में अपना कारोबार अस्थायी तौर पर बंद करने का ऐलान कर दिया। हमास और इजरायल के बीच जारी जंग को देखते हुए कंपनी ने यह फैसला लिया और कंपनी के मुताबिक वो अपने कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती। नेस्ले से पहले कुछ और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां भी इजरायल में अपना कारोबार अस्थायी तौर पर बंद कर चुकी हैं। और इधर इजरायल और हमास की जंग में पाकिस्तान ने भी एंट्री ले ली। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के दामाद ने इजरायल को परमाणु हमले की चेतावनी दे डाली। और नवाज शरीफ के दामाद ने इजरायल को धमकी दी कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही नहीं बल्कि सभी मुस्लिम देशों के लिए हैं, और इजरायल ने अगर गाजा पर हमला नहीं रोका तो पाकिस्तान उस पर परमाणु बम गिरा देगा। पाकिस्तान के पेशावर में फिलिस्तीन के समर्थन में एक रैली निकाली गई, जहां पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के दामाद ने इजरायल को परमाणु हमले की चेतावनी दी। पाकिस्तान लगातार फिलिस्तीन का समर्थन करता आया और उसने हमास के हमले को भी सही ठहराया था। यही नहीं, पाकिस्तान और इजरायल एक दूसरे के दुश्मन है। पाकिस्तान ने तो इजरायल को देश की मान्यता भी नहीं दी। उधर गाजा के अस्पताल पर हुए हमले के आरोप पर फिलिस्तीन इजरायल के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में अपील करेगा। ग्रीस की राजधानी एथेंस पहुंचे फिलिस्तीन के राजदूत ने यह बयान दिया और इजरायल के ऊपर अस्पताल पर हमले का आरोप लगाते हुए उसे मानवता का दुश्मन करार दिया। इसके साथ ही फिलिस्तीन के राजदूत ने ग्रीस से इजरायल का समर्थन न करने की अपील भी की। इस बीच हमास के हमलों की निंदा नहीं करने पर इजरायल ने संयुक्त राष्ट्र की आलोचना की। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र में इजरायल के राजदूत ने यह आरोप लगाया कि हमास ने अरबों डॉलर की अंतर्राष्ट्रीय मदद का गलत इस्तेमाल किया। और इजरायल के राजदूत ने संयुक्त राष्ट्र पर हमास के इशारे पर चलने का भी आरोप लगाया। Distinguished council members, stop following Hamas's script. Stop playing by Hamas's rules. इसके साथ ही इजरायल ने संयुक्त राष्ट्र से ये मांग की कि वो गाजा को हमास से आजाद कराने की योजना पर विचार करे। इधर यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में फिलिस्तीन के राजदूत रेन मंसूर ने इजरायल पर अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ने का आरोप लगाया। यूएनएससी के आपातकालीन सत्र में फिलिस्तीन के राजदूत ने इजरायल पर उसकी जमीन पर कब्जे के लिए जिम्मेदार ठहराया और इजरायल को चेतावनी दी कि फिलिस्तीनियों को मारने से वो कभी भी सुरक्षित नहीं रहेगा। इसके साथ ही फिलिस्तीन के राजदूत ने यूएनएससी की बैठक में इजरायल पर गाजा के अस्पताल पर हमले का ठीकरा भी फोड़ा। उधर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंटनी अल्बनीज ने इजरायल और हमास के बीच चल रही जंग में आम नागरिकों को निशाना बनाए जाने की आलोचना की। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने इस जंग में अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करने की मांग की और युद्ध में आम नागरिकों की सुरक्षा को सबसे जरूरी बताया। Every innocent life matters, whether it is Israeli or Palestinian. इस मुद्दे पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने सभी देशों से मिलकर बात करने और जंग को जल्द खत्म कराने की अपील भी की।
इधर गाजा पर इजराइल के हमलों की कार्रवाई पर मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी से जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच इजराइल हमास युद्ध को खत्म करने के तरीकों पर चर्चा हुई। और खबर है कि इस दौरान दोनों नेताओं ने इजराइल की नीति की आलोचना करते हुए गाजा को ज्यादा मदद देने पर जोर दिया। इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग में मिस्र और जॉर्डन दोनों फिलिस्तीनियों के साथ हैं। इस बीच इजराइल और हमास की जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्बास से फोन पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने गाजा के अस्पताल पर हुए हमले पर दुख जताते हुए मरने वालों के प्रति अपनी संवेदना जाहिर की। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने फिलिस्तीनियों की मदद करते रहने का भरोसा भी दिया। इस बात की जानकारी पीएम ने ट्वीट कर दी। आज कुछ फरमान है, कल और कुछ। आज कुछ फरमान है, कल और कुछ। बढ़ रही है रोज दल दल और कुछ। 100 बात की एक बात कही रज़ीक ने, मेरी कोशिश दुश्मनी का खात्मा, आप करते हैं रिहर्सल और कुछ। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का। वक्त फिर होगा 100 बात की बात।